गाइस टॉपिक इज मॉडर्न फिजिक्स। कौन सा लेक्चर है यार? 4 है 5 है? एनीबडी? लेक्चर 5 क्या क्या हो चुका? आज का टॉपिक है एक्सरेज। आज का टॉपिक है एक्सरेज और उसके बाद में क्या लूंगा? डाउट्स लूंगा। ठीक है, तो पहले एक्सरेज कराऊंगा। एक्सरेज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गई। ध्यान रखना, वो बचपन में पढ़ा होगा स्पेक्ट्रम। किसी को याद है पूरा या नहीं याद है? वेवलेंथ कम होती जा रही है, एनर्जी बढ़ती जा रही है। वेवलेंथ कम होती जा रही है, एनर्जी बढ़ती जा रही है। आई थिंक पहले था रेडियो वेव्स, फिर था माइक्रोवेव्स, फिर क्या था? इंफ्रारेड। उसके बाद था विजिबल, VIBGYOR। यहां पर हो गया अल्ट्रा वायलेट, वायलेट के बगल में। फिर हो गया एक्स रेज और फिर हो गया गामा रेज। इतना ही मुझे पता है। ठीक है, सबने ये देखा है या नहीं देखा स्पेक्ट्रम वाली कहानी? यस सर। ठीक है, तो एक्स रेज बेसिकली विजिबल वाले से छोटी वेवलेंथ की है। विजिबल वाला कहां से कहां तक था? विजिबल वाला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज अराउंड 400 नैनोमीटर से अराउंड 700 नैनोमीटर। ठीक है, विबग्योर 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। एक्स रेज होता है तुम्हारा से पॉइंट, बस याद रख लेना इसको एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, कि 0.1 एंगस्ट्रॉम टू अराउंड 100 एंगस्ट्रॉम। इस रेंज के आसपास को क्या बोल देते हैं? एक्स रेज बोल देते हैं। ये एक्स रेज है। उसके बाद 0.1 एंगस्ट्रॉम से 1 एंगस्ट्रॉम के बीच में जो है वो ज्यादा एनर्जी वाली है, उनको हार्ड एक्स रेज बोल देते हैं। और 1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम वाली कम एनर्जी वाली है, उनको सॉफ्ट एक्स रेज बोल देते हैं। हु डिस्कवर्ड देम? रॉन्टजन रेज भी बोलते थे ना इसे। यार नाइन्थ में पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, एम आई राइट? क्लास 9th में पढ़ा होगा तुम लोगों ने कि इसको रॉन्टजन रेज भी बोलते हैं। याद आ रहा है कुछ कुछ या भूलभाल गए? यस सर। ठीक है, सो रॉन्टजन रेज भी बोलते हैं। एक्स रेज, वो कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहा था? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अब याद करें एवरीबॉडी, इसको एक्सरेज को पढ़ाने से पहले दो तीन चीजें मैं तुम्हें बता दूं। दो चीजें रादर, दो चीजें बता देता हूं। एक तो इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका क्या था? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कैसे कराते थे? कंडक्टर से। हाई पोटेंशियल डिफरेंस, हाई पोटेंशियल डिफरेंस, ये तुम्हारा थॉमसन एक्सपेरिमेंट हो गया। एम आई राइट? यस सर। दूसरा क्या था हमारा? थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन। और तीसरा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तीसरा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगली चीज ये याद रखो, रदरफोर्ड का मॉडल क्यों फेल हुआ था? फेल हुआ था या नहीं हुआ था?
एनीबॉडी? अच्छा, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। और डूड रदरफोर्ड का मॉडल, वो तुम तो पुडिंग वाले की बात कर रहे हैं। रदरफोर्ड मॉडल और हाँ। बोर मॉडल में ज्यादा फर्क नहीं था। रदरफोर्ड वाले मॉडल में ये था कि भैया चक्कर काटेंगे, लेकिन बोर वाले ने कहा था एक पर्टिकुलर में ऑर्बिट में चक्कर काटेंगे जहां पर MVR इज NH/2 होता है। हाँ, जहाँ हाँ पे या ना? एनर्जी लूज नहीं होती। सर इसमें कहा था कि वो फिर तो वो एनर्जी लूज करते करते वहां पे आ जाएंगे न्यूक्लियस में अटक करके। सर्कल करते करते न्यूक्लियस में कोलाइड Exactly. कर। हाँ, तो एक थ्योरी थी ना कि भाई व्हाट इज द थ्योरी कि एक्सेलरेटिंग चार्ज loses energy in form of electromagnetic waves. Everybody got it or not? ये मैटर ऑफ फैक्ट है जो तुम्हें याद रखना है। ये मैटर ऑफ फैक्ट है जो तुम्हें याद रखना है। क्या मैटर ऑफ फैक्ट है? एक्सेलरेटिंग चार्ज loses energy in the form of EM waves. और बोर ने कहा था इन सर्टेन ऑर्बिट्स इट विल नॉट लूज एनर्जी, जहां पर स्टैंडिंग वेव बन जाएगी, या फिर ये कहो वेवलेंथ फिट हो जाएगी, यहां पर वेवलेंथ फिट हो जाएगी। एम आई राइट? उसके अंदर जहां पर वेवलेंथ फिट हो जाएगी वहां पर हम ये कहेंगे लूज नहीं करेगा। इन जनरल तो लूज करेगा, तो मतलब मॉडल में ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन एक बहुत ही पावरफुल सा रिजल्ट आ रहा था MVR इज NH/2 वाला। वो रिजल्ट नहीं था रदरफोर्ड मॉडल में। एम आई राइट गाइज? बोलो हाँ। सर अब किसी को ये चीज तो याद ही नहीं होगी कि एक्सेलरेटिंग चार्ज लूजेज एनर्जी, क्योंकि इसके ऊपर तुमने कोई मैथमेटिकली क्वेश्चन नहीं करे ना, बस ये मान लिया कि होता है। पहले भी बताया गया था, अब भी बताया गया है कि ऐसा होता है। हाँ या ना? अब मैं बताता हूं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में जो एक्सरेज वाला एक्सपेरिमेंट है, एक्सरेज प्रोड्यूस होती है समथिंग कॉल्ड एज कोलिज ट्यूब। काफी हद तक कैसा हो गया? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जैसा ही होगा। ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया। ये पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रीटी लार्ज। इट इज प्रीटी लार्ज। ये कैथोड है, ये एनोड है, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस इतना लार्ज होना चाहिए कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो यहां से इलेक्ट्रॉन्स को निकलवा दे। एम आई राइट गाइज? ये इलेक्ट्रॉन जो निकल के आएगा इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। जो ये निकल के आएगा इस एमिशन को क्या बोल सकते हैं? फील्ड एमिशन। क्या बोल देते हैं? फील्ड एमिशन। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एमिट हो गया। यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई? एवरीबॉडी आ गया समझ में? ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं निकलेंगे, कम निकलेंगे। मान लो से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, दोनों की वेलोसिटी 0 है। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक एक्सेलरेट होके आएंगे, दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? सेम। दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? सेम। हम ये भी कह सकते हैं EV इज हाफ mv²। चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस काफी लार्ज था, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ से 10⁻6 वोल्ट का है था। इस ऑर्डर का पोटेंशियल डिफरेंस था। यहां पे जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे उन सबकी वेलोसिटी सेम होगी। बेटा ये चीज मैं एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूं? सेम होगी। याद करो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले कर रहे थे वो इलेक्ट्रॉन्स की सबकी वेलोसिटी सेम नहीं होती थी। क्यों सेम नहीं होती थी? क्योंकि जो सबके सब होते थे सबका वर्क फंक्शन अलग होता था। हाँ या ना? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाले में वी मैक्स होता था, लेकिन बहुत सारों में फिर देखा जाएगा तो वी मैक्स से कम वाली वेलोसिटी वाले भी निकलेंगे। एम आई राइट गाइज? सर हाँ बेटा।
फोटो इलेक्ट्रिक के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स जिनका सेम वो फंक्शन था, वो तो जैसे Zero. लेयर में है। नहीं तो ऐसे मानो ना, जैसे तुम्हारे जो सरफेस वाले हैं और वो मान लो वर्क फंक्शन उनका है 2 और एनर्जी ऑफ फोटोन मारी थी वो 5 मारी थी, तो 5 - 2 मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 3 हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम तो 0 भी हो सकती है ना, ऐसे भी हो सकते हैं जो निकले ही ना। ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो वहां पर जो वेलोसिटी निकलती थी वो सबकी अलग अलग होती थी। यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकले, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकले, उनकी वेलोसिटी थी 0। कितनी वेलोसिटी थी? इस पॉइंट पे उनकी वेलोसिटी थी 0। सब 0 वेलोसिटी से निकले, अब एक्सेलरेट करेंगे और जब ये यहां पहुंचेंगे राइट साइड में, सबकी वेलोसिटी क्या होगी? सेम। किस किस को ये समझ में आ गया? एवरीबॉडी, ईवी Yes, इज sir. हाफ एमवी स्क्वायर से सबकी वेलोसिटी होगी सेम। अब ये है हमारा अनोड, ये है हमारा अनोड, दिस इज मेड अप ऑफ हैवी मेटल, दिस इज मेड अप ऑफ हैवी मेटल, टंगस्टन हो गया या वगैरह वगैरह। तो ये हैवी होगा, ये हैवी होगा, तो इस पे जब इलेक्ट्रॉन आके टकराएंगे तो क्या मैं ये कह सकता हूं वो रैपिड डिसेलरेशन करेंगे, वो रैपिड डिसेलरेशन करेंगे, और वो रैपिड डिसेलरेशन करेंगे तो पार्ट ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू एक्स रेज। किस किस को ये समझ में आया है लॉजिक? क्या मैं कह सकता हूं कि ये काफी हद तक इसी थ्योरी के पीछे फॉर्म्ड है कि भाई एक्सेलरेटिंग चार्ज लूजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये बात समझ में आया नहीं आया? किसी को समझ में नहीं आया? एवरीबॉडी इज लॉस्ट। अरे हाँ ना में जवाब दो। एंड दे विल नॉट लूज all their energy, they will not lose all their kinetic energy, some will lose more percentage of their kinetic energy, some will lose more kinetic energy, जिनका हेड ऑन कोलिजन हो गया, और जिनका अगर ऑब्लिक टाइप कोलिजन होगा, ऑब्लिक कोलिजन होगा, they will lose less kinetic energy। हाँ या ना? तो हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी will be lost, different percentage of kinetic energy will be lost। तो किसी में तो हम ये कह सकते हैं सपोज 10% काइनेटिक एनर्जी लूज हो गई, हाँ या ना? और किसी में हम ये भी कह सकते हैं कि 100% काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गोज इनटू एक्स रेज। कुछ कुछ समझ में आई बात या नहीं आई? क्या मैं कह सकता हूं ये वाली जो एक्सरे की जो फोटोन निकलेगा दैट विल बी मोस्ट पावरफुल एंड मिनिमम वेवलेंथ वाला। गाइस ये बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं समझ में आया? भाई मान लो एनर्जी थी 100 और 100 का मान लो 10%, तो 10 हो गया, तो 10 जिसके अंदर गया उसको hc/लैम्डा करूंगा तो उसका लैम्डा अलग निकलेगा। और मान लो क्या बोलते हैं, जो एनर्जी थी, टोटल एनर्जी थी, उसका 100% चला गया तो उसको hc/लैम्डा करूंगा तो वो एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी फोटोन की, क्योंकि उस सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कहां चली गई? फोटोन के अंदर चली गई। वो सबसे छोटी वेवलेंथ वाली एक्सरे निकलेगी। किस किस को ये बात समझ में आई? एवरीबॉडी? Yes, sir. तो सिंगल वेवलेंथ नहीं निकल रही है, सिंगल वेवलेंथ नहीं निकल रही है। कितनी वेवलेंथ निकल रही है? इनफाइनाइट। कितनी वेवलेंथ निकल रही है? इनफाइनाइट। किस किस को ये बात समझ में आई है? एवरीबॉडी? बाकी एनर्जी कहां चली गई? बाकी को हम कह सकते हैं हीट में चली गई, बाकी को हम कह सकते हैं हीट में चली गई। रेस्ट एनर्जी कहां बोल सकते हो? गोज टू हीट। बाकी हीट में चली गई, इसका मतलब दो चीजें हो गई। अगर तुम पढ़ोगे थ्योरी तो उसमें लिखा होगा अनोड इज बेसिकली मेड अप ऑफ हैवी मेटल। हैवी मेटल का अनोड बनाने का दो यूजेस हैं। एक यूज तो ये हो गया कि इट शुड बी हैवी इनफ टू कॉज रैपिड डिसेलरेशन, इट शुड बी हैवी इनफ टू कॉज रैपिड
deceleration of electron, and it should be heavy enough so that it has high melting point, so that it has high melting point. किस किस को ये बात समझ में आई है? एवरीबॉडी हाँ या ना में जवाब दें. Yes, sir. पक्का? सो सपोज करो जो कूलिज ट्यूब का मैंने डायग्राम बनाया, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूं मैं. अलग से सर्किट लगा के फिलामेंट लगा दिया. क्या लगा दिया गाइस? यहां पर एक फिलामेंट लगा दिया. यहां पे रेजिस्टेंस है. इससे क्या होगा गाइस? ये गर्म हो जाएगा, ये हीटअप हो जाएगा, और ये हीटअप हो जाएगा. प्रॉब्लम क्या थी कि जो ये फील्ड एमिशन से इलेक्ट्रॉन निकलते थे, ये बहुत कम निकलते थे. तो यहां पर मैं कह सकता हूं ये हीटअप होने के कारण बहुत सारा यहां पे क्या हो रहा होगा? थर्मियोनिक एमिशन हो रहा होगा. थर्मियोनिक एमिशन, जैसे फिलामेंट में कुछ करंट भेज दिया और मैं कह रहा हूं फिलामेंट गर्म होने लग गया, I²R हीट जनरेट हो रही है, उसके कारण ये कंडक्टर गर्म हो रहा है. तो कंडक्टर गर्म हो रहा है तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल निकल के बाहर आने लग जाएंगे. तो हम कहेंगे थर्मियोनिक एमिशन का यूज क्या हो गया? वो एक्सरेज, ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएंगे जो कि अब एक्सेलरेट होंगे. तो दे विल ऑल्सो कॉज, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होंगे, अनोड पे आके टकराएंगे, रिटार्ड करेंगे और एक्सरेज बनेंगी. ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो थर्मियोनिक एमिशन से क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स के प्रोडक्शन को सप्लीमेंट कर दिया. फिलामेंट से क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन्स के प्रोडक्शन को सप्लीमेंट कर दिया, जिससे ज्यादा एक्सरेज बने, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन आके टकराएंगे, फिर रिटार्ड करेंगे, एक्सरेज बनेंगी. गाइस गॉट इट और नॉट? फिलामेंट का यूज समझ में आ गया नहीं आ गया? एवरीबॉडी? नो आइडिया व्हाट आई एम सेइंग. अरे हाँ ना में जवाब दे सकते हो भाई. Yes, sir. अब जैसे मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इसमें कह दिया जो ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल था, जो ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल था, वो सपोज कह दिया 1000 वोल्ट था. फील्ड एमिशन इसके कारण हो रहा था. तो क्या मैं कह सकता हूं EV इज हाफ mv² एंड दिस विल बी व्हाट? 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एनर्जी कितनी हो जाएगी? 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और क्या मैं कह सकता हूं मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज क्या होगा? मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज क्या होगा? ये सारी एनर्जी कहां चली जाएगी? एक्स रेज में. तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं 12400 अपॉन 1000 एंगस्ट्रॉम. कितना हो गया? 12.4 एंगस्ट्रॉम. हाँ या ना? ये लैम्डा मिनिमम हो गया, ये लैम्डा मिनिमम होगा. किस किस को ये समझ में आया है? एवरीबॉडी? नहीं समझ में आया? आया समझ में? अरे मान लो वो कह देता कि जो ये पोटेंशियल डिफरेंस जिससे फील्ड एमिशन करवा रहे हो, उसकी वैल्यू सपोज वो कह देता 2000 वोल्ट है. ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस 2000 वोल्ट है. ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस 2000 वोल्ट है. तो अगर ये 2000 वोल्ट है, तो जब ये एक्सेलरेट होगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब ये बात अलग है कि किसी में हो सकता है सिर्फ 1% काइनेटिक एनर्जी किसमें जाए? एक्सरे में जाए. तो मान लो इसका 1% काइनेटिक एनर्जी जा रही है एक्सरेज में, तो उस एक्सरे का वेवलेंथ कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा 12400 डिवाइडेड बाय एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो दैट इज 2000 का 1%, 1/100, इतना एंगस्ट्रॉम. गाइस गॉट इट और नॉट? किस किस को ये समझ में आया है? तो ये तो आ गया हमारा 620 एंगस्ट्रॉम. ये तो एक्सरेज में आई थिंक आया भी नहीं आया ना? ये तो एक्सरेज में नहीं. आया भी नहीं. हाँ या ना? हाँ. और इसी में अगर 2000 2000 वोल्ट से एक्सेलरेट करते तो लैम्डा मिन कितना आता? लैम्डा मिन आ जाता 12400 डिवाइडेड बाय 2000, इतना एंगस्ट्रॉम. ये कितना आ गया? 6.2 एंगस्ट्रॉम. बात समझ में आई या नहीं आई? कोई तो बोल रहा था कुछ. क्या बोल रहे थे भाई?
Everybody got it? हाँ सर। Yes, sir. Sure. एक मिनट से लिखा नहीं था. लिखो लिखो। गाइस, मैं ये कह रहा था कि एक्स रेज में बेसिक फंडा तो ये हो गया कि ये कैथोड, सेकंड ऊपर वाला दिखा दोगे बस एक। नहीं नहीं नहीं, कैथोड रेज, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये हाई पोटेंशियल डिफरेंस था 10 की पावर 3 से 10 की पावर 6 वोल्ट का, सही है। और मैं ये कह रहा था ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, यहाँ पर फिलामेंट लगा देंगे जिसमें करंट पास करेंगे, जिसके कारण यहाँ से और भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे थर्मियोनिक एमिशन के कारण। तो हमारे पास अब काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन हो गए, ये सब एक्सेलरेट करेंगे, ये अनोड पे आके टकराएंगे, ये अनोड पे आके टकराएंगे जो कि हैवी मेटल का बना हुआ है, टंगस्टन प्रेफरेबली। सबकी वेलोसिटी सेम होगी, सबकी वेलोसिटी सेम होगी, सबकी वेलोसिटी सेम होगी। हम कह सकते हैं EV इज हाफ mv²। उसके बाद मैं कहूँगा कि डिफरेंट वेवलेंथ्स की एक्सरेज बनेंगी, डिफरेंट लैम्डा की एक्सरेज बनेंगी, एक सिंगल वेवलेंथ नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंट परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन is converted to X-rays depending on collision। ठीक है, ये जरूर कह सकता हूं कि मिनिमम वेवलेंथ वाला कौन सा होगा, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज कौन सी होगी, जिसमें 100% काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई एक्सरेज में। तो हम कह देंगे 12400 को V से डिवाइड कर दो, ये लैम्डा मिनिमम दे देगा। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? ये रिकैप हो गया या नहीं हो गया? ये यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का रिटार्डेशन के कारण एक्सरेज बनी है, इलेक्ट्रॉन्स के रिटार्डेशन के कारण एक्सरेज बनी है। किस किस को ये समझ में आया? और ये पोटेंशियल डिफरेंस हाई इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि ये एमिशन करवा रहा है, और एमिशन स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं करवाता, एमिशन स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं करवाता, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस ही करवाता है। गाइस गॉट इट और नॉट? Yes, sir. ठीक है, तुम्हें अब जरूरत है ऊपर ले जाने की? नहीं छोड़ दो। अरे तो हो तो गया, जो चीज तुम लिख रहे थे वो वही तो लिखवा दिया मैंने। नहीं हो गया, बोल तो रहा हूँ। नीचे का लिखना था बस। ये तो रिकैप कराए मैंने, सो दैट कि अब मैं आगे का कुछ स्टोरी बताऊं तो स्टोरी समझ में आ जाए। ठीक है, ऐसा ना हो, लिखने दो। ऐसा ना हो कि स्टोरी के अंदर लॉस्ट हो गए। ठीक है, हो जाए तो बता देना। मॉडर्न फिजिक्स अच्छा लग रहा है? नॉट रियली, नोबडी इज रिप्लाइंग। अरे समझ में आ रहा है? नंदिनी बेटा कुछ तो बताओ। लक्ष्य, कोई कुछ नहीं बोल रहा। सर मुझे तो अच्छा लग रहा है। गुड, एटलीस्ट किसी ने तो कहा। सर अभी नीचे मत करना, बस एक लाइन। इतने सारे अजीब चैप्टर करने के बाद तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब यार कंपेयरिंग दैट विद डिफ्रैक्शन, की डिफ्रैक्शन इतना अजीब सा चैप्टर कर लिया कि भाई ये अब अच्छा हो गया। गुड गुड, रिजॉल्विंग पावर एंड ऑल दैट। हाँ सर वही सर। पूरे में सिर्फ पोलराइजेशन अच्छा था। हाँ वो काफी ठीक है। ओके सर। हो गया। आगे बढ़ते हैं। सपोज करो ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा का ग्राफ बनाऊंगा, ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा का ग्राफ बनाऊंगा। ई लैम्डा हो गया एनर्जी एट वेवलेंथ लैम्डा ऑफ एक्स रेज।
इसको ऐसे बोल दो, नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ये ई लैम्डा डिफाइन कर दिया। क्या मैं ये कह सकता हूं ई लैम्डा एक तरीके से क्या हो गया कि भाई लैम्डा वन वेवलेंथ पे टोटल एनर्जी कितनी एमिट हुई एक्सरेज पे, एक्सरेज के फॉर्म में। लैम्डा टू वेवलेंथ पे कितनी एक्सरेज की एनर्जी एमिट हुई, एक्सरेज एमिट हो रही हैं। लैम्डा वन वेवलेंथ पे टोटल एनर्जी से 10 जूल हुई, लैम्डा टू पे 20 जूल हुई, लैम्डा थ्री पे फिर से 10 जूल हो गई। बात समझ में आ रही है? तो हम ये कहेंगे 10 जूल थोड़ी हो जाएगी, फोटोन की एनर्जी तो बहुत छोटी सी होगी, तो हम ये कह देंगे नंबर ऑफ फोटोन्स इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन ऑफ दैट पर्टिकुलर लैम्डा। समझ में आया कि नहीं आया? ई Yes, sir. लैम्डा वर्सेस लैम्डा का ग्राफ एक्सपेरिमेंटली देखा गया इस प्रकार का। ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा का ग्राफ एक्सपेरिमेंटली देखा गया इस प्रकार का। ठीक है, इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया जाएगा। अबे ये क्या हो गया? इतना ऊपर क्यों भाग गया ये? इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया जाएगा। भाई इसमें ये देखो, ये वाला तो है लैम्डा मिन। अब तुम कहोगे यार लैम्डा मिन वाला फोटोन तो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन था या नहीं था? लैम्डा मिन वाला फोटोन तो वो था जो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ 100% काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गोज इनटू एक्स रेज। तो वो वाला फोटोन तो सबसे ताकतवर होगा, हाँ या ना? उस Hc बाय लैम्डा मिन में इस फोटोन की टोटल एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? लेकिन ये बता दो उसका नंबर कितना होगा, कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे कि जो सारी काइनेटिक एनर्जी लूज कर देंगे? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे? 1000 इलेक्ट्रॉन आके टकराए अनोड पे, मुश्किल से कोई एक ऐसा होगा जो 100% काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा। बोलो हाँ। ये बात समझ में आई या नहीं आई पूर्वी? Yes, sir. तो इसलिए इसका ई लैम्डा ऑलमोस्ट 0 के आसपास है, मतलब इसके नंबर ऑफ फोटोन्स कम है। एक्चुअली इसका ये चीज यहां पर कोई ये कहे कि ये ग्राफ ऐसा क्यों नहीं है, हाँ या ना? लैम्डा मिन वाले का सबसे ज्यादा होना चाहिए ई लैम्डा। मैंने कहा इसलिए नहीं है क्योंकि क्या हुआ? बहुत कम फोटॉन से। हाँ, कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बहुत कम हो गए। और ऐसे ही मतलब लैम्डा मैक्सिमम तो एक तरीके से इंफिनिटी भी हो जाएगा, हाँ या ना? कि कोई 0.001% एनर्जी लूज करेगा, कोई 0.001% लूज करेगा, हाँ या ना? ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट एज व्हाट? एक्स रेज, हाँ या ना? तो इस प्रकार का ग्राफ आएगा और ये कंटिन्यूअस ग्राफ है, और ये कंटिन्यूअस ग्राफ है। कंटिन्यूअस ग्राफ का मतलब ये हो गया कि किसी लैम्डा वन पे कुछ वैल्यू है ई लैम्डा वन, और कुछ लैम्डा टू पे एनर्जी की वैल्यू है ई लैम्डा टू। ये आसपास ही होनी चाहिए ना, कुछ ज्यादा एक्सेप्शन थोड़ी होना चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब बात समझ में आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कि भाई ये जो फोटोन की एनर्जी थी वो Hc बाय लैम्डा वन थी, इनटू उसका नंबर कुछ था n1, दूसरे वाले का नंबर ऑफ फोटोन्स हो गया n2, और उसकी एनर्जी हो गई Hc बाय लैम्डा टू। तो क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एनर्जी लैम्डा थोड़ा सा बड़ा होगा तो एनर्जी थोड़ी घटी, और इसका नंबर भी आसपास ही होगा, तो मतलब कंटिन्यूअस ग्राफ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कि भाई जितना इसके पास आसपास था उससे थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो गई। कहने का मतलब है इसमें कोई जंप नहीं होना चाहिए। दैट मेक्स सेंस। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये इस प्रकार का ग्राफ था। अगर मैं ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा ग्राफ में एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल चेंज कर दूं तो ग्राफ में क्या चेंज आएगा? अगर मैंने कहा पहले V1 था 1000 वोल्ट, अब V2 है 2000 वोल्ट, क्या मैं कह सकता हूं कि ग्राफ के अंदर ये चेंज आएगा ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा के ग्राफ में?
ऐसा हो जाएगा ना, ये लैम्डा 1 हो जाएगा, ये लैम्डा 2 हो जाएगा, ये लैम्डा मिन इन द केस ऑफ 1 हो जाएगा, ये लैम्डा मिन इन द केस ऑफ 2 हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी 12400 डिवाइडेड बाय 1000 एंगस्ट्रॉम, और ये वैल्यू हो जाएगी 12400 डिवाइडेड बाय 2000 एंगस्ट्रॉम। किस किस को ये पल्ले पड़ गया? हाँ या ना? Yes, sir. Accelerating voltage changes the quality of X-rays. Accelerating voltage changes quality of X-rays. क्वालिटी से आप क्या बोलना चाहते हैं? क्वालिटी का मतलब कि उनका जो क्या बोलते हैं, एनर्जी ऑफ एक्सरेज ज्यादा एनर्जेटिक निकलेंगी, हाँ या ना? क्योंकि हम ये कहेंगे मैक्सिमम काइनेट जो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो ज्यादा हो जाएगी, तो 100% काइनेटिक एनर्जी जो लूज करके एक्सरे बनवाएगा तो लैम्डा मिन कम हो जाएगा। अगर मान लो क्वेश्चन में ये कह दे, ये एक ग्राफ बनाया मैंने जिसके अंदर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को चेंज किया, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को चेंज किया, वोल्टेज को चेंज किया, उसकी जगह मैंने किसी केस में सपोज फिलामेंट करंट को चेंज कर दिया। अब इतनी देर तक स्टोरी भूल गए कि भैया एक फिलामेंट भी होता था या नहीं होता था एक फिलामेंट? अरे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था जो थर्मियोनिक एमिशन से इलेक्ट्रॉन को सप्लीमेंट करेगा, हाँ या ना? तो फिलामेंट करंट को चेंज करने से ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा ग्राफ में क्या चेंज आएगा? ये चीज सेम रहेगी, क्योंकि ये किस चीज पे डिपेंड करती है? एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे, हाँ या ना? फिलामेंट करंट इसमें I1 था, इसमें I2 था, I2 ग्रेटर देन I1 था। मैं ये कहूंगा ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज्यादा एक्सरेज बनेंगी, लेकिन क्वालिटी चेंज नहीं होगी, क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, नंबर ऑफ एक्सरेज के फोटोन्स ज्यादा हो जाएंगे। बोलो हाँ, किस किस को ये बात पहले समझ में आई? केस में क्वांटिटी सेम रहेगी। देखो क्वांटिटी के ऊपर तो हम कुछ खास बोल ही नहीं सकते, हालांकि क्वांटिटी उसमें भी चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाती है? जब तुम एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाओगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं निकलेंगे, ये बताओ जरा, हाँ सर। हाँ या ना? लेकिन उसके अगर कोई कहे कि यू वांट टू चेंज क्वालिटी ऑफ एक्सरेज, तो दे एक्चुअली वांट टू टॉक अबाउट लैम्डा मिन। लैम्डा मिन इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, and when they want to talk about filament current, they are not saying कि accelerating voltage will change. It will not change because accelerating voltage change नहीं करेंगे तो हमारा लैम्डा मिन तो उतना ही रहेगा। तो ग्राफ के अंदर जो नीचे वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट तो वही रहेगा, हाँ या ना? बस ये ऊपर की चोटियां चेंज हो जाएंगी, ऊपर ऊपर हो जाएगा ग्राफ, एम आई राइट? फिलामेंट करंट चेंज करने से। अब तुम ये मत कहना कि आपने उसके बिना भी चेंज कर दिया, वो तो मैं कह रहा हूं कि इन एनी केस चेंज हो ही जाता है, हाँ या ना? तुम एक्सेलरेटिंग वोल्टेज चेंज करोगे तो ये ऊपर के नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा नहीं हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा एक्सेलरेटिंग वोल्टेज लगाओगे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ज्यादा एक्सेलरेट करेंगे, ज्यादा एक्सेलरेट करेंगे जब लूज करेंगे एनर्जी तो ज्यादा फोटॉन्स भी निकलेंगे, एम आई राइट? यस सर। लेकिन ध्यान रखना, दिस चेंजेस क्वांटिटी ऑफ एक्सरेज। मैं तो इसलिए बता रहा हूं, कल क्वेश्चन के अंदर भी दे दिया, quantity of x-rays is changed by changing filament current, quality of x-rays is changed by changing accelerating voltage। रट लिया? लिख लिया यहां तक? एक सेकंड, जल्दी जल्दी, एक्सरेज खत्म करना है आज। गाइस मैं ये कह रहा था मैं ये कह रहा था कि भाई ग्राफ बनाया तो था मैंने, ग्राफ मैंने गलत बनाया था, सही बना दे हम। मैंने ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा का ग्राफ बनाया था, इसमें एक लैम्डा मिन था और ये ग्राफ ऐसे बनाया था, सही है? कुछ इस टाइप का ही बनाया था।
कुछ इस टाइप पे बनाया था, हाँ या ना। अब उन्होंने देखा कि ये ग्राफ ऐसा नहीं होता, ये ग्राफ ऐसा होता है एक्सपेरिमेंटली कि कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ्स पे, जैसे कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ हो गया लैम्डा डैश, इस पे यहां पर ओपन सर्कल बना दिया और यहां पर क्लोज सर्कल यहां पे है, या इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे यहां पर ओपन सर्कल बना दिया, यहां पर क्लोज सर्कल कहीं यहां पर है, जिसको किताबों में ऐसे नहीं बनाया जाता ओपन सर्कल क्लोज सर्कल, वो ऐसे बोलते हैं, ऐसे था। ये क्या हो गया भाई इस ग्राफ के साथ? कुछ ऐसे लग रहा है कि कुछ आउटलायर से आ गए हैं, ऐसे तो लग रहा है कि कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ्स पे आउटलायर्स आ रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ पे ई लैम्डा एक्सेप्शनली ज्यादा है बगल वाले के कंपैरिजन में। किस किस को ये बात समझ में आई? या बेटा समझ में आई बात कि कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ्स पे, सपोजिंगली इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे ई लैम्डा एकदम से ज्यादा हो गया सराउंडिंग आसपास की वेवलेंथ के कंपैरिजन में। क्या मैं ये कह सकता हूं वो जो नंबर चेंज हुआ होगा वो एनर्जी ऑफ फोटोन के कारण चेंज नहीं हुआ है, वो नंबर ऑफ फोटोन्स के कारण चेंज हुआ है? अब लॉजिक समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? भाई तुम ये बता दो, इस पर्टिकुलर वेवलेंथ का और इसके जस्ट बगल वाली वेवलेंथ की एनर्जी ऑफ वन फोटोन तो ऑलमोस्ट सेम ही है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन तो सेम ही है। इस लैम्डा डैश को ले लो और लैम्डा डबल डैश को ले लो, लैम्डा डबल डैश की एनर्जी हो जाएगी एच सी बाय लैम्डा डबल डैश और इसकी हो जाएगी एच सी बाय लैम्डा डैश, हाँ या ना? एच सी बाय लैम्डा डैश और एच सी बाय लैम्डा डबल डैश की एनर्जी में कोई खास फर्क है क्या? नहीं है। लेकिन ई लैम्डा में फर्क है। तो ई लैम्डा में फर्क क्यों आया? क्यों आया? क्योंकि इस वाले लैम्डा डबल डैश के फोटोन्स सपोज एन डबल डैश थे और इस लैम्डा डैश वाले के नंबर ऑफ फोटोन्स एन डैश थे, वो एन डैश बहुत ज्यादा रहा होगा एन डबल डैश से। इसका मतलब कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ्स पे एक्सरेज के फोटोन्स ज्यादा निकल रहे हैं, ज्यादा निकल रहे हैं। दैट्स द होल पॉइंट ना एवरीबॉडी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हाँ सर। Yes, sir. यही तो लॉजिक निकला कि भैया जैसे जो फोटोन्स निकल रहे थे कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ के एक्सरेज के फोटोन्स ज्यादा निकलेंगे एज कंपेयर टू अदर वेवलेंथ के, अदरवाइज तो ये ग्राफ तो कंटिन्यूअस होना ही चाहिए था। तो अब मैं एक्सरेज के अंदर जो दो टॉपिक्स हैं, एक टॉपिक है कंटिन्यूअस एक्सरेज, और एक टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। जो अब तक मैंने पढ़ाया था, अब तक जो मैंने पढ़ाया है वो कंटिन्यूअस एक्सरेज पढ़ाया है। ये तो मैं समझा चुका कि भाई कुछ परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजेस is lost and it gets converted into photon, हाँ या ना? in the photon is of x-rays. कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज में क्या हो रहा है कि सम पर्टिकुलर वेवलेंथ्स आर मोर प्रोमिनेंट बिकॉज उसके नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा निकल रहे हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि कंटिन्यूअस से तो निकल ही रहे होंगे, कोई और फिनोमिना भी हो रहा होगा पर्टिकुलर वेवलेंथ्स पे जिसके कारण से उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के फोटोन और ज्यादा निकल गए। बोलो हाँ, कोई और फिनोमिना भी हो रहा होगा जिसके कारण से उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के फोटोन्स ज्यादा निकल गए। एग्रीड? किस किस को ये बात समझ में आई? Yes, sir. This depends on these wavelengths or characteristic X-rays depends on metal of anode. These depends on metal of anode. जैसे टंगस्टन यूज कर रहे थे, कुछ और यूज करोगे तो कुछ और वेवलेंथ का होगा, इसीलिए इसे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज बोल रहे थे बिकॉज इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ anode. I am going to explain now.
नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज. लिख लो तो बता देना. अच्छा, तब तक जस्ट टू मेक यू गाइज हैप्पी और वट एवर, किसका फोन बज गया भाई? हाँ भाई, ये सेटअप समझ में आया है नहीं आया है? यही तो किया है मैंने. और ये वो फिलामेंट हो गया, ये वो फिलामेंट होगा. हाँ या ना? ये इलेक्ट्रॉन. Yes, sir. हाँ, तो यही मैंने समझाया था कूलिज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. अब मैं कह रहा था कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज. अब जरा लॉजिक सोचो. इलेक्ट्रॉन आके हिट कर रहे थे अनोड ऑफ, दे हिट एनोड. अब अनोड में न्यूक्लियस है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स भी चक्कर काट रहे हैं. पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. अगले वाले में कितने होते हैं? 8 होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. अबे हाइड्रोजन लाइक मत बोल देना. यहां पे मैं टंगस्टन की बात कर रहा हूं और कोई कहे कि हाइड्रोजन लाइक होता है. सर कितने होते हैं? गलत तो 8 होते हैं, फिर 16 होते हैं. 2 8 16 कुछ ऐसे होते हैं ना? हाँ. बिल्कुल सही कह रहे हो भाई. इसमें 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. अभी तक तो मैं लॉजिक क्या बना रहा था? इलेक्ट्रॉन आया, हिट किया, एंड इट लूजेस सम पार्ट ऑफ एनर्जी दैट गोज इनटू एक्स रेज. यही तो लॉजिक लगा रहा था. पहले इसकी एनर्जी सपोज 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी और अब हो गई 800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बाकी कहां चली गई? एक्स रेज में चली गई. मैंने कहा ना ना ना, एक और फिनोमिना आएगा. इस पूरे को डिलीट करते हैं. एक और फिनोमिना होगा. ये इलेक्ट्रॉन आया और ये आके टकरा गया इस इलेक्ट्रॉन से, खुद भी चला गया और इस इलेक्ट्रॉन को भी नॉकआउट कर दिया. और ये नॉकआउट कर दिया, उससे एक वैकेंसी हो गई. कौन से वाले शेल में? KLM. के शेल में वैकेंसी हो गई. तो ऊपर का एटम के अंदर ही अंदर ऊपर का इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होके नीचे गिरा. और जो ये डी एक्साइट होके नीचे गिरा, ये फोटोन भी तो निकलेगा. और ये फोटोन कौन सी एनर्जी गैप को कॉरेस्पॉन्ड करेगा? के वाले का 2 से 1 का ट्रांजिशन. गाइस, किस किस को ये बात समझ में आई? Yes, sir. और हो सकता है ये भी एक्सरे में लाई करे. हाँ या ना? अब ये मत कहना कि ये एक्सरे में क्यों लाई करेगा. इसलिए कर सकता है क्योंकि ये हैवी मेटल था. याद करेंगे, हाइड्रोजन वाले का ही विजिबल में लाई कर रहा था या नहीं कर रहा था? लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ट्रैकेट, पी फंड. बाल्मर था मेरे ख्याल से विजिबल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Yes, sir. लाइमन तो इसका मतलब अल्ट्रावायलेट में था. और हैवी पे जाओगे तो एक्सरे में होगा या नहीं होगा? किस किस को लॉजिक समझ में आया है? तो ये जो पर्टिकुलर एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप का जो फोटोन निकलेगा, ये ब्लू वाला जो फोटोन निकल रहा है, ये तो ट्रांजिशन एनर्जी के कारण निकलेगा ना. तो ये ट्रांजिशन एनर्जी तो डिपेंड करेगी कौन सा मेटल यूज कर रहे हो. टंगस्टन यूज करोगे तो अलग होएगा, और अगर कॉपर यूज करोगे तो अलग होएगा, और कोई और हैवी मेटल यूज करोगे तो कुछ और होगा. प्लेटिनम यूज करोगे तो अलग होगा. किस किस को समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है नहीं आ रहा है गाइज? आ गया, तो sir. आपने बोला था कॉरेस्पॉन्ड्स टू 2 से 1 वाला, वो वाला बता दो एक बार. उस पे मैं आ रहा हूं. मैं बस ये कह रहा था कि some photons will be more prominent because they are the coming electron knocks out one of the electrons from one of the shells, and one of the shells से उसने knock out कर दिया, तो higher shell से
इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो, मतलब डी एक्साइट भी मत कहो, वैकेंसी को फिल करने के लिए ऊपर से नीचे वाले शेल पे गिर जाएगा और उससे एनर्जी गैप के कॉरेस्पॉन्डिंग फोटोन निकलेगा, वो भी एक्सरेज में दिखाई देगा। किस किस को ये बात समझ में आई है? एवरीबॉडी गेटिंग इट? सपोज करूं उसने के शेल में से नॉकआउट कर दिया, तो इसका मतलब ये न्यूक्लियस है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक वैकेंसी है और यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन थे, यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन थे। बोलो हाँ। अब अगर इन 8 इलेक्ट्रॉनों में से कोई इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होके यहां आया, तो हम ये कहेंगे दिस एनर्जी गैप विल बी 2 से 1 के ट्रांजिशन का एनर्जी गैप। तो जो ये एनर्जी गैप हो गया 2 से 1 का, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी गैप के कॉरेस्पॉन्डिंग फोटोन निकलेगा वो निकलेगा hc बाय लैम्डा। इस लैम्डा को बोल दो के अल्फा। अगर 3 से 1 पे डी एक्साइट होता, एक्साइट मत, वर्ड इज रॉन्ग एक्चुअली, 3 से 1 पे गिर जाता वैकेंसी को फिल करने के लिए, तो हम ये कहेंगे डेल्टा ई ऑफ 3 से 1, उसका जो एनर्जी गैप होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फोटोन की वेवलेंथ हो जाएगी hc बाय लैम्डा के बीटा। तो ये कह देंगे कि ये के लैम्डा के अल्फा एक इंपॉर्टेंट चीज होगी, लैम्डा के बीटा एक इंपॉर्टेंट चीज होगी। जरा ध्यान से देखें, ग्राफ के पास पहुंचते हैं, ये था हमारा ग्राफ, ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा का ग्राफ, ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा का ग्राफ। वो ग्राफ पहले मैंने कहा था कंटिन्यूअस कुछ ऐसे था। अब रुको, यहां पर कहीं ना कहीं एक पीक, ये तो लैम्डा मिनिमम होगा, और ये पर्टिकुलर वेवलेंथ हो गई सपोज लैम्डा के अल्फा वाली। इज दैट फाइन और नॉट? तो हम ये कह सकते हैं लैम्डा के बीटा इधर की तरफ होगा। कोई पूछेगा क्यों? मैंने कहा 3 से 1 का एनर्जी गैप बड़ा होगा, 2 से 1 का एनर्जी गैप कंपैरेटिवली छोटा होगा। एनर्जी गैप छोटा तो वेवलेंथ बड़ा, एनर्जी गैप बड़ा तो वेवलेंथ छोटा। गाइस गॉट इट और नॉट? ऐसे ही ये तो हो गया के वाला, के सीरीज हो गया। उसके बाद एल क्या होगा? इसमें न्यूक्लियस था, उसने इलेक्ट्रॉन ने आके अंदर वाले पूरे 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, एल वाले में अब सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन है, उसमें एक वैकेंसी है, यहां पे 18 है। तो मैं ये कह रहा हूं अगर 3 से 2 का ट्रांजिशन हुआ, उसका जो एनर्जी गैप है 3 से 2 के ट्रांजिशन का, उसको लिख दूंगा hc बाय लैम्डा एल अल्फा। ऐसे ही 4 से 2 का हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा hc बाय लैम्डा एल बीटा। वैसे हमें पता है स्टार्टिंग में एनर्जी गैप बड़े बड़े होते हैं, बाद में जाके कम होते जाते हैं। इसका मतलब 3 से 2 का एनर्जी गैप छोटा होगा, तो ये वाली सीरीज, एल वाली सीरीज कहीं राइट में लाई करेगी। एम आई राइट? कहीं इधर की तरफ लाई करेगी। हाँ, ये है कि ये अगर हो गया लैम्डा एल अल्फा, तो लैम्डा एल बीटा यहां कहीं होगा, लैम्डा एल बीटा यहां होगा, और यहां पर कहीं एम अल्फा होगा, और यहां पर कहीं लैम्डा एम बीटा होगा। किस किस को ये समझ में आया है? एवरीबॉडी गॉट इट? आ गया सर। समझ में आया? बढ़िया था। अब मैं बताता हूं, जो एनर्जी गैप ऑफ से 2 से 1 का ट्रांजिशन, ये तो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? ये एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा, हाँ या ना? मैं इसका फॉर्मूला लिखना नहीं चाह रहा क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला होता भी नहीं है। नील्स बोर ने जो बात करी थी वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात करी थी, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बारे में थोड़ी बात करी थी क्या एनीबॉडी?
तो यहाँ पे थोड़ी No, अप्लाई, sir. यहाँ पे थोड़ी अप्लाई कर सकते हैं हम, यहाँ पे थोड़ी ही अप्लाई कर सकते हैं हम, नहीं कर सकते ना। तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि भाई वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, जेड पे डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा, गॉड नोज। क्या कैसे डिपेंड करेगा, गॉड नोज, लेकिन इतना समझ में आ रहा है जेड पे डिपेंड करेगा, जेड पे डिपेंड करेगा। अब जैसे 2002 के जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था, मेरे टाइम पे स्क्रीनिंग में क्वेश्चन आया था। स्क्रीनिंग में क्या क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था, ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा दे दिया और ये ग्राफ दे दिया, ऐसे दे दिया। on increasing accelerating voltage, on increasing accelerating voltage, what will happen? Would your lambda k alpha even change? Would your lambda k alpha change? No. Lambda k alpha will not change because it depends on the energy gap या transition energy between 2 से 1. वो तो z पे चेंज कर डिपेंड करेगा ना। तुमने टारगेट सेम रखा, तुमने एक्सेलरेटिंग वोल्टेज चेंज कर दिया, उससे क्या चेंज हो जाएगा, लैम्डा मिन चेंज हो जाएगा। अगर इस एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया तो नया ग्राफ ऐसा बनेगा। किस किस को ये समझ में आया है? अनस समझ में आ रहा है? यस सर। क्या समझ में आ रहा है? मेहनत लग रही है। क्या हो गया भाई, घुटने में दर्द हो रहा है क्या? नहीं सर। बता दो क्यों लग रही है इतनी मेहनत? फिजिक्स वाला केमिस्ट्री पढ़ा रहा है इसलिए? हाँ कह सकते हैं, जैसे वो होता है डेजा वू होता है पुराना वाला वापस से। कि झटका लगता है जब केमिस्ट्री में हुआ था हाँ कि ये तो फिजिक्स ने भी आके डस लिया हमें। होता है बेटा, होता यस। है। दिखा देता हूँ, आर्काइव का क्वेश्चन दिखाता हूँ जो मेरे टाइम पे आया था। अब जिसने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, शांत, जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा वो तो दिक्कत में आ जाएगा, वरना क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा आया है। तुम खुद देखो क्या लिखा हुआ है। द इंटेंसिटी ऑफ एक्स रेज फ्रॉम अ कूलिज ट्यूब इज प्लॉटेड अगेंस्ट वेवलेंथ एज शोन इन द फिगर। द मिनिमम वेवलेंथ फाउंड इज लैम्डा सी एंड द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा लाइन इज लैम्डा के। As the accelerating voltage is increased, I would say your lambda c would decrease ना, तो lambda k minus lambda c will increase. Increase. हाँ, lambda k will remain same. हाँ या ना, lambda k will remain same. ये वाला ऑप्शन सही है ऑब्वियसली। किस किस को ये समझ में आ गया? एवरीबॉडी Yes, sir. श्योर ना? अगर ऊपर कर दो। तुम्हें लैम्डा के अल्फा को चेंज करना है तो क्या करोगे? चेंज द मेटल, हाँ या ना? क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है एनर्जी गैप ऑफ द मेटल। अनोड का मटेरियल चेंज कर दो, टंगस्टन की जगह प्लेटिनम करोगे तो लैम्डा के अल्फा की लाइन की पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी। हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? मतलब मान लो किसी क्वेश्चन में वो ये कहता है ऐसा ग्राफ बना कि एक बार बनाया था तो ऐसा बना था, और दूसरी बार बनाया तो ऐसा बना। हाँ या ना? क्या कंक्लूड कर सकता हूं मैं इसमें, ये बता दो। ये 1 है, ये 2 है, और ये कह दिया कि ये दोनों लैम्डा के अल्फा हैं। मैं कह दूंगा लैम्डा के अल्फा ऑफ 1 और लैम्डा के अल्फा ऑफ 2 वो ज्यादा छोटा है वेवलेंथ, तो मतलब एनर्जी गैप बड़ा है तो z बड़ा है। तो ये अगर z2 है और ये अगर z1 है तो क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूं z2 ग्रेटर देन z1 है? और क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि लैम्डा मिनिमम सेम है? किस किस को ये समझ में आ गया है? लैम्डा मिनिमम सेम है तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल
सेम है। कूलिज ट्यूब जिस पोटेंशियल डिफरेंस पे ऑपरेट कर रही है वो सेम है। किस किस को ये समझ में आ गया? एवरीबॉडी? Yes, sir. अब लॉजिक समझो, क्योंकि कल पता चला क्वेश्चन में उसने प्रीवियस ईयर में ये भी डाला है कि पता चला पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराया, उससे इलेक्ट्रॉन निकला, उससे एक्सरे बनवा दी। लेकिन लॉजिक तो तुम्हें समझ में आ गया ना, करते कैसे थे? एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? हाँ या ना? Yes, sir. तो Okay. नीचे मत करना। नहीं कर रहा। सर ऊपर कर दो सर, ऊपर वाला नोट नहीं किया था पूरा, इसके भी ऊपर वाला। हाँ एवरीबॉडी अब ऊपर और नीचे मत शिफ्ट करवाओ, इसे देर देख लो कि इस ग्राफ से तीनों ग्राफ समझ में आ जाने चाहिए। नहीं आए तो बता दो। टेक योर 2-3 मिनट एंड जस्ट गो ओवर थ्रू ईच एंड एवरी ग्राफ। यू शुड बी क्रिस्टल क्लियर कि ग्राफ क्या कहना चाह रहे हैं। यू हैव गॉट 2-3 मिनट्स, ठीक है? देख लो करेंगे, ठीक है? हाँ, तुम कह रहे हो कि अल्फा वाला बीटा के आगे क्यों है? क्योंकि ये वाला वेवलेंथ एनर्जी गैप ऑफ 2 से 1 का के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, और एनर्जी गैप ऑफ 3 से 1 का ट्रांजिशन ज्यादा होगा ना। एनर्जी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ छोटी होगी, हाँ या ना? और 4 से 1 का ट्रांजिशन होगा तो hc बाय लैम्डा के गामा वो और छोटा होगा, ये एनर्जी गैप बड़ा होगा तो वेवलेंथ स्मॉलर होगी, हाँ या ना? और ये गैप स्मॉलर होगा तो वेवलेंथ बड़ी होगी। तो अब समझ में आ गया कि अल्फा वाला आगे क्यों है। गॉट इट? ये 2 से 1 का ट्रांजिशन है, ये 3 से 1 का है, ये 4 से 1 का है, ये वाला 3 से 2 का है, ये 4 से 2 का है, ये हमारा 4 से 3 का है। गॉट इट? ऐसे ही एक और बना देता एम बीटा वाला, तो ये हमारा 5 से 3 का हो जाता। दूसरी बात मैंने समझा दी थी कि ये लोकेशन ऑफ के बीटा, लैम्डा के बीटा और ये लैम्डा के बीटा, ये एनर्जी गैप पे डिपेंड करेगा। और एनर्जी गैप किस पे डिपेंड करेगा? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा। यहां पर जो ये लैम्डा मिन है ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, हाँ या ना? ये वैल्यू 0.06 कैसे निकाली होगी? ये निकाली होगी 12400 डिवाइडेड बाय 20,000। तो 2 गोले हट गए, 2 गोले हट गए, ये बन गया 1.24 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 0.6 एंगस्ट्रॉम। 0.6 एंगस्ट्रॉम, तो 0.6 एंगस्ट्रॉम हो गया, तो ये हो गया 0.06 नैनोमीटर। बोलो हाँ। किस किस को ये समझ में आया? और ये वाली पीक वाली वैल्यूज की लोकेशन चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये लोकेशन किस पे डिपेंड कर रही है? ये डिपेंड कर रही है टारगेट कैरेक्टरिस्टिक पे, टारगेट पे। एनर्जी गैप तो उस पर डिपेंड करेगा ना, हाँ या ना? तो ये कैरेक्टरिस्टिक वाली पीक की लोकेशन चेंज नहीं होगी जब तक तुम z चेंज नहीं करोगी। अब ग्राफ अच्छे से समझ में आया है? हाँ या ना में जवाब दें? हाँ सर। Yes, sir. पक्का? अब देखो ऐसा है, अब मैं जो बोलने वाला हूं ना उसको मान लेना, लपेट लेना, ठीक है? मैंने कहा के अल्फा की बात कर रहा हूं, के अल्फा की बात कर रहा हूं, तो 2 से 1 पे ट्रांजिशन होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं ये न्यूक्लियस था, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था, यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन और थे, और यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन थे, एंड गोज ऑन। ट्रांजिशन कहां से कहां होना चाहिए? ये वाला यहां पर जाना चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। इस पे चार्ज कितना था? Z E+, यहां पर था E-। क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर यहां पर एक गॉसियन सरफेस बना दूं, यहां पर एक गॉसियन सरफेस बना दूं,
तो बाहर वाले को लगेगा इस पे इफेक्टिव चार्ज कितना है, इस पे इफेक्टिव चार्ज है Z-1 E प्लस। किस किस को ये समझ में आया? एवरीबॉडी समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो अब खुश होके हमने फॉर्मूला बोल दिया कि डेल्टा E ऑफ 2 से 1 को ऐसे लिख सकते हैं 13.6 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर इंटू Z-1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको बोल दो से शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोल दो? शील्डिंग इफेक्ट बोल दो या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल दो। शील्डिंग इफेक्ट बोल दो या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल दो कि उसको लग रहा है कि कैसे हैं, अंदर चार्ज कितना है, Z-1 है। अब तुम कहोगे यार ये क्या कर दिया, ये क्या कर डाला? देखो किसी ने नाम सुना है मोजले का? anybody heard about Yes, sir. a name called Moseley? Yes, sir. Henry. मोजले ने एक्सपेरिमेंटल लॉ दिया था। मोजले वाज वेरी गुड साइंटिस्ट, एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट। एक्सपेरिमेंटल का आइडिया इज, याद करो, मेरे को याद आ रहा है, तुमने शायद नाम सुना होगा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के आसपास सुना होगा नाम। हाँ सर। Yes, sir. पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्लास 10th में पढ़ा होगा शायद, या 11th में ही पढ़ा था। 11th। 11th में पढ़ा था। 11th में भी था। 10th में भी था ना? 10th में भी था ना? हाँ सर, Yes, गुड sir. गुड गुड गुड, ठीक है। हल्का सा ऊपर कर सकते हो। लिख लो पहले, फिर मैं समझाता हूं। लिख लिया? नहीं सर, एक मिनट। मोजले ने लॉ ये दिया था, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू A Z-B। मतलब उसने ये भी कहा था कि भाई अगर मैं ग्राफ बना दूं रूट फ्रीक्वेंसी वर्सेस Z का ग्राफ, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। सही है? कुछ ऐसा ग्राफ दिया था, ये उस ऐसा एक्सपेरिमेंटल लॉ दिया था या नहीं दिया था? दिया था सर। अब मोजले का नाम ना एक्चुअली, मतलब अगर तुम देखोगे ना, तो मतलब ज्यादा आता नहीं है। स्टार्टिंग में आता है, फिर उसके बाद एकदम से ऐसे गायब हो गया। जैसा मुझे याद आ रहा है, शायद ही डाइड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जाके ना उसने लड़ाई भिड़ाई में पार्ट लिया और शहीद हो गया। बात समझ में आई या नहीं आई? तो आइडिया वाज, मतलब उसने स्टार्टिंग में काम किया, लेकिन मोजले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? आई थिंक 1916 के आसपास हुआ था, 1914। 14 में हुआ था। चलो ठीक है। और उसी के आसपास तुम्हें याद होगा नील्स बोर भी काम कर रहा था, बोर का एटॉमिक स्ट्रक्चर भी 15 के आसपास आया था। हाँ या ना? Yes, sir. तो दिस लॉ somehow gave an explanation, a verification of बोर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर। कैसे? एटॉमिक स्ट्रक्चर बोर का वैसे ज्यादा वैलिड है नहीं, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे है। लेकिन जो अभी अभी मैंने फॉर्मूला लिखा ना शील्डिंग को लेके, इस शील्डिंग वाला फॉर्मूला और ये फॉर्मूला मैच करता है। ये मैच करता है, देख सकते हैं। अभी दिखाता हूं कैसे। याद करो हम क्या कहते थे? हम कहते थे एनर्जी गैप इज 13.6 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। हाँ या ना? और इसको एक और तरीके से भी लिखते थे। कैसे लिखते थे? इसको hc को इसके साथ एडजस्ट कर दो, तो यह आ जाता था 1/लैम्डा इज रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू Z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर।
सही है कि नहीं है? बोलो हाँ, सही है, हाँ सर। पक्का। और 1/1 वेवलेंथ, अच्छा ये आ गया। अब इसको अगर मैं के अल्फा पे लगाने की कोशिश करूं, तो के अल्फा पे लगाने की कोशिश करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1/λ के अल्फा इज रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू z-1 का स्क्वायर होगा एक तो, और यहां पर बन जाएगा 1-1/2 स्क्वायर, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। ये बन जाएगा तुम्हारा r इंटू 3/4 इंटू z-1 का स्क्वायर। साथ में हमारे पास होता है c इज इक्वल टू एफ लैम्डा, c इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई हमारी, या सॉरी 1/λ कितना हो गया, 1/λ हो गया फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय c, हाँ या ना? तो हमने कहा फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा डिवाइडेड बाय c, इससे आ गया रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी के अल्फा इज अंडर द रूट ऑफ 3rc/4 इंटू z-1। अब जरा ध्यान से देखें, मोजले लॉ क्या कहता है, रूट फ्रीक्वेंसी इज a z-b। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि के अल्फा वाले के लिए, किसके लिए, स्पेसिफिकली के अल्फा वाले के लिए ये रूट फ्रीक्वेंसी के अल्फा हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी रूट 3rc/4 और बी की वैल्यू हो जाएगी 1। किस किस को ये समझ में आया है? हाँ या ना में जवाब दें। आया है समझ में, नहीं आया है? कंपेयर करूं कि ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, तो एक्सपेरिमेंटली जो उसने निकाला था और जो थ्योरेटिकली बोर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर से आ रहा है, भले ही उसमें थोड़ा फ्रॉड करा है हमने, शील्डिंग इफेक्ट माना है, उसके बाद जो आंसर आया वो मैच कर रहा था। तो दिस वाज प्रोवाइडिंग क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन फॉर बोर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर। गॉट इट और नॉट गाइज? यस सर। ये तुमने केमिस्ट्री में नहीं किया होगा कि ए क्या होता है बी क्या होता है, वहां पर तो ए और बी लिखा होगा, या लिखा बताया था सर ने? नहीं बताया होगा। सर बस ये बताया था कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर के z स्क्वायर। बस 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 समझ में आ गया ना वो? ठीक है, कुछ हमारे ऊपर भी छोड़ दें भाई, फिजिक्स वाला भी बता दे। एवरीबॉडी गॉट इट? लिख लो तो बता देना गाइस, यहां तक समझ में आ गया है? सो अच्छा, बेसिकली इस ग्राफ का यूज किया था, ये तो बस सर ने बताया होगा कि भाई कुछ इसका यूज क्या करते थे, इसमें एटॉमिक नंबर निकालने के काम आता था ये ग्राफ, पता है ना? कि कुछ कुछ का तुम्हें पता है, कुछ का तुम्हें पता है, उन पॉइंट्स को तुमने एक्सपेरिमेंट किया टारगेट लेके, जिनका Z1 तुम्हें पता था, जिनका Z1 तुम्हें पता था, उसके लिए लैम्डा क्या निकाल लोगे, लैम्डा के अल्फा 1 निकाल लोगे, और दूसरे वाले के लिए लैम्डा के अल्फा 2 निकाल लोगे, और उससे क्या निकाल लोगे, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी के अल्फा 1 निकाल लोगे, और रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी के अल्फा 2 निकाल लोगे। अब तुमने एक ऐसा टारगेट यूज कर लिया जिसका एटॉमिक नंबर तुम्हें नहीं पता है, उसको एक्सपेरिमेंट में यूज किया, तो पीक वैल्यू तो निकल जाएगी ना, कहां पे पीक आ रही है, तो उसका रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी के अल्फा 3 निकल जाएगा, और इसका स्ट्रेट लाइन इंटरपोलेट करके तुम ये Z निकाल लोगे, नहीं निकाल लोगे? Z1 Z2 पता है तो ये Z3 निकल जाएगा। एवरीबॉडी, सो दिस वाज यूज्ड टू फाइंड एटॉमिक नंबर ऑफ अननोन एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर नहीं पता है। एवरीबॉडी गॉट इट? कुछ का पता है तो कुछ का निकाला जा सकता है, दैट इज हाउ एक्चुअली यूज दिस लॉ। तभी तो कहते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में उसने यूज किया था, हाँ या ना? गॉट इट? नंदिनी बेटा हाँ या ना में जवाब दो भाई। यस सर। अब जैसे मान लो एल अल्फा पे लगाने की कोशिश करता, किस पे लगा कोशिश करता,
एल अल्फा पे लगाने की कोशिश करता। एल अल्फा कौन सा था हमारा? 3 से 2 का, 3 से 2 का। इसमें ये न्यूक्लियस था, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन थे, अगले वाले में 18 इलेक्ट्रॉन थे। अब यहां पर दिक्कत यह आएगी कि जब ये नीचे गिरेगा तो शील्डिंग कितनी लोगे? क्योंकि शील्डिंग भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, दैट्स अ रफ, वेरी रफ आइडिया। तो शील्डिंग वाले को अगर देखा जाए तो शील्डिंग कितनी लेंगे? 7 लेंगे या 2 लेंगे या उसके बीच में कुछ लेंगे? सॉरी 9 लेंगे, 9 लेंगे या 2 लेंगे? कुछ समझ में आया है कि नहीं आया है? तुम समझे नहीं भाई। जब वो इलेक्ट्रॉन है 3 पे तो शील्डिंग कितनी होनी चाहिए? 9। और जब वो 7 पे आ गया तो शील्डिंग कितनी होनी चाहिए टेक्निकली देखा जाए? 2। तो इसका मतलब वो वही मैं कह रहा हूं, स्क्रीनिंग इफेक्ट इज वेरी वेग आइडिया। उसमें वेग आइडिया से उन्होंने देखा कि भाई ऐसा आ रहा होता है। इट कम्स आउट टू बी रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू z माइनस 7 पॉइंट। अब ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये जो मैं बताने वाला हूं ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। 7.4 आ रही होती है, कितनी आ रही होती है? 7.4 का स्क्वायर 1 माइनस 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर इज 1 लैम्डा एल अल्फा। तो ये आ जाएगा रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी एल अल्फा इज अंडर द रूट ऑफ 9 माइनस 4 इज 5 RC बाय 4936 इंटू जेड माइनस 7.4। तो ये 7.4 तुम निकाल थोड़ी सकते हो, एक्सपेरिमेंटली निकाला गया होगा, हाँ या ना? पहले वाले में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इट वाज वेरी इजी टू एक्सप्लेन, बट दूसरे वाले में इट इज नॉट वेरी इजी टू एक्सप्लेन, हाँ या ना? तो 7.4 समवेयर बिटवीन 2 एंड 9 के बीच में आया है, हाँ या ना? 2 एंड 9 के बीच में आया है। ये ए का रोल प्ले कर रहा है और ये बी का रोल प्ले कर रहा है। किस किस को ये समझ में आ गया? एवरीबॉडी। सो ये एक स्टोरी खत्म हो गई। ये तुम्हें जानने की खास जरूरत भी नहीं है। कितना रटोगे यार? रट मग दिस अप इफ यू हैव टाइम, अदरवाइज लीव इट। के अल्फा का याद रखना, के अल्फा का याद रखना, हाँ या ना? किस किस को समझ में आ गया है? क्या मैं ये कह सकता हूं? और कुछ रहता है इसमें टॉपिक में? ब्रैग्स लॉ, ब्रैग्स लॉ भी देख लेते हैं। गाइस किसी को ब्रैग्स लॉ याद है? ब्रैग्स लॉ केमिस्ट्री में किया होगा, किया था या नहीं किया था? पूछ रहा हूं। सर ने कहा था कि आप कराओगे। हो, ऐसा कहा था उन्होंने? हाँ मुझे तो यही कहा हमारे था। में भी आधे से ज्यादा टॉपिक ऐसे ही थे, फिजिक्स वाले सर करवा देंगे। वाह। उन्होंने ये कहा था कि भाई स्ट्रक्चर है अगर हमारे पास और उस स्ट्रक्चर में लेयर्स की थिकनेस है d, तो यहां पर कुछ हमारे एटम्स हैं इस लेयर में, कुछ एटम्स हैं इस लेयर में, ठीक है? और वो थिकनेस निकालने के काम आता है। एक्सरेज मार दो, क्या मार दो? एक्सरेज मार दो। एक्सरेज मार दी ऐसे तो एक्सरेज पेनिट्रेट कर जाती हैं। पैरेलल बीम मारी तो ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, एक सर्टेन थिकनेस तक वो पेनिट्रेट कर जाएंगी। ये एंगल थीटा ले लो, ये एंगल थीटा ले लो, ये रिफ्लेक्ट कर गई यहां से, थीटा पे रिफ्लेक्ट कर गई, थीटा पे। फॉर्मूला तो याद होगा, ब्रैग्स लॉ का वो भी याद नहीं है। यहां पर एक लेंस लगा दो, यहां पर एक लेंस लगा दो, उसके फोकस पे कन्वर्ज करा दो बीम को, फोकस पे। और हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा? पाथ डिफरेंस शुड बी n लैम्डा।
पाथ डिफरेंस शुड बी एन लैम्डा। बेटा पाथ डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं? एनीबॉडी? ये डिस्टेंस d है, लेयर की थिकनेस, यहां से परपेंडिकुलर गिराओ, यहां से परपेंडिकुलर गिराओ, ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, यहां से परपेंडिकुलर गिराओ, ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा d साइन थीटा, ये डिस्टेंस हो जाएगा d साइन थीटा। सो क्या मैं कह सकता हूं, समझ में आया है या नहीं आया है? ये डिस्टेंस d साइन थीटा हो गया, ये डिस्टेंस भी d साइन थीटा हो गया, और मैं ये कह दूंगा ब्रैग्स लॉ बन जाएगा 2d साइन थीटा शुड बी एन लैम्डा। तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे गिराएंगे बीम को, तो कई बार तो क्या होगा 2d साइन थीटा 1 शुड बी लैम्डा, फिर दूसरे एंगल पे गिराएंगे तो 2d साइन थीटा 2 शुड बी 2 लैम्डा, फिर आ जाएगा 2d साइन थीटा 3 शुड बी 3 लैम्डा। हाँ या ना? ये सब पॉइंट्स हो जाएंगे, एंगल्स हो जाएंगे जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। दैट वाज योर ब्रैग्स लॉ, इफ यू थिंक ओवर इट, इट्स नथिंग बट इंटरफेरेंस। दिस इज नथिंग बट इंटरफेरेंस। और ये जो लैम्डा है, ये लैम्डा ऑफ एक्सरेज हो गया, जो एक्सरे मारी गई है। तो इसमें एंगल निकाल लेंगे, एंगल निकाल लेंगे, लैम्डा तुम्हें पता होगा, डी निकल जाएगा, लैम्डा हमें पता होगा, एंगल हमें पता होगा, और हम कहेंगे कि डी निकल जाएगा। गाइस गॉट इट और नॉट? डी तो निकालते थे, दो लेयर्स के बीच का सेपरेशन, दो लेयर्स के बीच का, सॉलिड स्टेट में कराया होगा मोस्ट प्रोबेबली। बोलो हाँ। हाँ सर, सॉलिड हाँ सॉलिड स्टेट में था ना, दो लेयर्स के बीच का सेपरेशन। और ये फॉर्मूला देख के डर लग रहा होता था कि ये फॉर्मूला कहां से आ गया भाई, 2d sin थीटा इज n लैम्डा, बेसिकली इंटरफेरेंस का फॉर्मूला है। एवरीबॉडी गॉट इट? हो गया? Yes, sir. एवरीबॉडी स्टार्ट दिस क्वेश्चन, यू हैव गॉट 2-3 मिनट्स, ठीक है? इधर देखो, ये इस ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन है। When the voltage applied to X-ray tube is increased from 10 kilovolt to 20 kilovolt, तो ये लैम्डा के अल्फा हो गया, और ये लैम्डा मिन हो गया, ये लैम्डा मिन हो गया, ये हो गया हमारा 10 किलोवोल्ट वाला। जब पोटेंशियल वोल्टेज अप्लाइड एक्सरे ट्यूब में डबल कर दी तो लैम्डा 1 आधा हो जाएगा, हाँ या ना? लेकिन लैम्डा के अल्फा सेम रहेगा, तो इसने कहा ये लैम्डा 2 हो जाएगा। अब ये कह रहा है द वेवलेंथ इंटरवल बिटवीन के अल्फा लाइन एंड द शॉर्ट वेव कट ऑफ इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 3। इसका मतलब दिस थिंग इज 3 टाइम्स दिस थिंग, हाँ या ना? सही है? यही तो बोल रहा है, लैम्डा के अल्फा माइनस लैम्डा 2 इज 3 टाइम्स लैम्डा के अल्फा माइनस लैम्डा 1। एवरीबॉडी इसको लिख Yes, दो, sir. इसको लिख दो 3 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इज 2 लैम्डा के अल्फा। अब ये बता दो भाई लैम्डा 1 क्या होगा? लैम्डा 1 हो जाएगा 12400 डिवाइडेड बाय 10,000 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा 2 कितना हो जाएगा? 12400 डिवाइडेड बाय 20,000 एंगस्ट्रॉम। सही है? तो ये आ गया 3 लैम्डा 1 हो गया अपॉन 10,000, लिख दो 3 अपॉन 10,000 माइनस 1 अपॉन 20,000 इंटू 12400। एक काम करो ना यार, ये 3 गोले भी कॉमन ही ले लो, 3 गोले भी कॉमन ले लो, सही है? इसका हाफ भी ले लो इस लैम्डा के अल्फा, सही है? लैम्डा के अल्फा तक नहीं पूछा था इसने, इसने कहा था फाइंड एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट जिसका अनोड बनाया गया है। अब मैं कहूंगा लैम्डा के अल्फा 13.6 के अल्फा की एनर्जी बता रहा हूं, 13.6
z माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 3/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है किसकी? फोटोन की। फोटोन की वेवलेंथ कितनी होगी? फोटोन की वेवलेंथ कितनी होगी? 12400 डिवाइडेड बाय डेल्टा ई शुड बी लैम्डा के अल्फा, हाँ या ना? तो यहां पर लैम्डा के अल्फा में क्या लिख दोगे? 12400 डिवाइडेड बाय 13.6 इंटू z माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4। 12400 कैलकुलेट करना, ना कैलकुलेट करना, काम आ गया। आ गया नहीं आ गया? ये आ गया z माइनस 1 का स्क्वायर 2000, एलसीएम हो गया 20, ये आ गया 5, ये आ गया 4 बाय 3 इंटू 13.6। एवरीबडी गॉट इट? कैलकुलेटर, कैलकुलेटर 5, रुक जाओ, ये भी कट गया, 4 आ गया, ये आ गया 2000 मल्टीप्लाइड बाय 16 डिवाइडेड बाय 13.6 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट 28। तो z माइनस 1 इज 28, तो z इज 29। डन? सर मेरा 30 आ रहा है बेटा कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करिए। सर, मेरा मतलब 29.45 आ रहा था तो मैंने 30 कर दिया। अच्छा, 29 आंसर है बाय द वे, ठीक है। हाँ सर मेरा सो वी आर टॉकिंग अबाउट डाउट्स, और पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन छोड़ो, तुम्हें ये पता है कि मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड आइंस्टाइन सेड एनर्जी इज mc²। अब रेस्ट पे जब बॉडी होती है तो उसका रेस्ट मास होता है m0, तो रेस्ट पे एनर्जी हो जाएगी m0c²। और जैसे जैसे बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती जाती है उसका मास भी चेंज होता जाता है। तो मास कितना हो जाता है? m इज इक्वल टू m0 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस v² बाय c²। तो जैसे जैसे बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है किसी बॉडी की, उसका मास भी इंक्रीज कर रहा है। इनफैक्ट एज इट्स वेलोसिटी अप्रोचेस c, इट्स मास एक्चुअली टेंड्स टू इंफिनिटी। किस किस को ये समझ में आया? मतलब तुम ये देखो, क्लासिकल मैकेनिक्स तो क्या कहेगा? क्लासिकल मैकेनिक्स तो ये कहेगा, तुमने बहुत बार सुना भी होगा, आइंस्टाइन ने कहा नो बॉडी कैन गो बियॉन्ड द स्पीड ऑफ लाइट। ये बोला या नहीं बोला? बार बार वो हाँ बोलते हैं। सर। क्यों बोला? अब तक हमने कहीं पढ़ा नहीं है। देखो, रिलेटिविटी पढ़ाना मेरा एम नहीं है। रिलेटिविटी पढ़ोगे तुम कॉलेज में, ठीक है, तो वो कॉलेज वालों की हेडेक है, तो मेरी हेडेक नहीं है। लेकिन मैं बेसिक आइडिया बताने वाली बात है कि कई बार ये किताबों में, या अरे किताब छोड़ो यार, फिल्मों में आता है। जब उनको एक गीक दिखाना होता है ना, तो सबसे पहले गीक क्या बोल रहा होता है? आइंस्टाइन को कोट कर रहा होता है कि वो बॉडी ना, क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं जा सकती। उसके पीछे रीजन क्या है? अगर क्लासिकल फिजिक्स देखी जाए तो कोई फोर्स लगाओगे और उसकी कोई एक्सेलरेशन हो जाएगी कांस्टेंट फोर्स लगा दी, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी अगर हो गई, तो भी गिवन इनफ टाइम यू कैन एक्सेलरेट टू बियॉन्ड द स्पीड ऑफ लाइट और नॉट। v इज इक्वल टू यू प्लस AT से तुम जा नहीं सकते बाहर। टाइम बड़ा ले लो, जितना टाइम बड़ा करते जाओगे उतनी स्पीड बढ़ती जाएगी, नहीं बढ़ती जाएगी? किसी को समझ में आया नहीं आया? क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से तो तुम्हारी कुछ भी एक्सेलरेशन हो, कांस्टेंट हो, तो गिवन इनफ टाइम यू विल गो बियॉन्ड द स्पीड ऑफ लाइट और नॉट, हाँ या ना? बट नॉट इफ यू कंसीडर मास टू बी वेरिएबल, नॉट इफ यू कंसीडर मास टू बी वेरिएबल। अगर तुम मास को वेरिएबल मान रहे हो तो हम ये कह रहे हैं, जो ये फोर्स F लगाई और इसका मास m था, इसकी एक्सेलरेशन a है, तो F इक्वल टू ma लगाया तो हमने F बाय m बोला। लेकिन ये मास भी तो वेलोसिटी पे डिपेंडेंट होगा, तो एज वेलोसिटी विल इंक्रीज टिल अप्रोचेस c, तो कैन आई से योर मास विल अप्रोच इंफिनिटी एंड योर एक्सेलरेशन विल अप्रोच 0। क्या समझ में आया?
तो यू कैन नेवर एक्सेलरेट बियॉन्ड द स्पीड ऑफ लाइट। किसी को ये बात समझ में आई या नहीं आई? एवरीबॉडी हाँ ना में जवाब दो भाई। हाँ सर। तो आइडिया इज वेरी सिंपल कि क्या बोलते हैं कि अगर मास वेरिएबल है, नॉट अगर, मतलब ठीक है तुम पढ़ोगे कॉलेज में कि इट इज वेरिएबल, तो अगर मास वेरिएबल है तो किसी चीज का अगर वेलोसिटी बढ़ाते जाएं तो इसका मतलब उसका क्या मास बढ़ता जाएगा और एक्सेलरेशन घटती जाएगी और एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी एज योर वेलोसिटी अप्रोचेस द स्पीड ऑफ लाइट। गॉट इट और नॉट? तो नो बॉडी कैन एक्सेलरेट बियॉन्ड द स्पीड ऑफ लाइट। हाँ फिर मतलब देयर वर सम पीपल हु वर लाइक okay, Einstein never said things cannot move greater than the speed of light, because he never said that. He said things cannot accelerate beyond the speed of light. What if the particle was initially moving with velocity greater than speed of light? तो एक हाइपोथेटिकल फिजिक्स बना दी जिसका नाम बोल दिया हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स, बता दिया टैक्योन्स। टैक्योन्स एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी ही स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा है। हाँ सर। समझ में आ रहा है? तो it's not my headache to teach you hypothetical things. You have some idea what I'm talking about, हाँ या ना? उसको बियॉन्ड स्पीड ऑफ लाइट कैसे बता सकते हैं? तो पहले से ही पहुंचा हुआ था भाई, थ्योरी बनाने में क्या जाता है। बात सुनो मेरी। अब मैं ये कह रहा हूं अगर एनर्जी mc² है तो क्या मैं ये कह सकता हूं चेंज इन एनर्जी को ऐसे लिख सकता हूं, ये कौन सा मास हो गया, ये रेस्ट मास हो गया और ये मूविंग मास हो गया जब ये मूव कर रहा है स्पीड v से, हाँ या ना? तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये बन जाएगा m0 अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस v² बाय c² इंटू c² माइनस m0 c², m0 c² 1 माइनस v² बाय c² की पावर माइनस हाफ माइनस 1। देखो ये फॉर्मूला वैलिड है ऑलवेज। चेंज इन एनर्जी व्हेन अ बॉडी गोज फ्रॉम वेलोसिटी 0 से वेलोसिटी v तक, तो दिस इज योर चेंज इन एनर्जी, दिस इज योर चेंज इन एनर्जी, दिस इज हाउ यू विल अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन फर्स्ट ईयर। दिस इज हाउ यू विल अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन फर्स्ट ईयर, जब आइंस्टाइन की चीज को तुम काउंट करोगे तो, हाँ या ना? लेकिन अगर मैं कहूं v वेरी वेरी लेस देन c है तो मैं यहां पर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकता हूं। ये कितना बन जाएगा m0 c² माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हाफ v² बाय c² माइनस 1, ये 1 कट गया, ये c² कट गया, ये बन गया हाफ m0 v²। ओ माय गॉड, जो तुम काइनेटिक एनर्जी बोलते थे that is already taken care of by Einstein की इक्वेशन। am I right guys? तुम यही तो कहते थे जब वेलोसिटी 0 से वेलोसिटी v तक जाएगा कोई पार्टिकल वेलोसिटी 0 से वेलोसिटी v तक जाएगा, तुम उसकी चेंज इन एनर्जी कैसे बोलते थे? ओके उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ गया हाफ mv²। लेकिन ये फॉर्मूला अब नहीं लगाएंगे, बाद में काइनेटिक एनर्जी में चेंज हाफ mv² नहीं बोलेंगे, उसकी जगह क्या बोलना चाहिए? mc² माइनस m0 c²। किस किस को ये समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि दिस फॉर्मूला इज मोर जनरल फॉर्मूला एज कंपेयर टू दिस फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला विल रिड्यूस टू दिस फॉर्मूला इफ v इज वेरी वेरी लेस देन c। किस किस को ये समझ में आया है? एवरीबॉडी हाँ या ना में जवाब दें। हाँ सर। पक्का जी? कुछ टफ तो नहीं बोला हमने? कुछ बोला शायद, नहीं टफ तो नहीं बोला। तो जितना आपने बोला उतना समझ में आ गया। गुड गुड, उतना ही समझते हैं, ज्यादा थोड़ी समझते हैं। अब जैसे मान लो ये मैं क्वेश्चन बनाऊं और ये क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है? फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 की पावर 7 वोल्ट। यार 10 की पावर 7 वोल्ट से अगर किसी चीज को एक्सेलरेट करोगे तो तुम क्या करते हो? तुम कहते हो हाफ mv² इज ev। तुम्हें पता है गड़बड़ हो जाएगी, इसमें गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? तुम कहोगे वेलोसिटी कितनी होगी? चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 10 की पावर 7 इंटू 2 हो गया
अपॉन मास हो गया 9.1 इंटू 10⁻⁻31। हाँ या ना? इसका ले लिया स्क्वायर रूट। बेटा ये वेलोसिटी कितने ऑर्डर की आ रही है बता दो जरा। ये आ रहा है 10⁻⁻19 प्लस 7 प्लस 31 का स्क्वायर रूट। एम आई राइट? कितना हुआ ये? 31 प्लस 7 कितना हुआ? 38। 1938 तो 10⁻19 आ रहा है। तो दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, दिस इज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन 3 इंटू 10⁸ ना। यहां पर फ्लॉ आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब यहां पर ये फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर को ईवी लिखना ही गलत था। यहां पर ये क्वेश्चन टेक्निकली तुम्हारे कोर्स के बाहर है। ये टेक्निकली तुम्हारे कोर्स के बाहर है। ये बाहर क्यों है तुम्हें समझ में आना चाहिए। यहां पर तुम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऐसे लगाओगे ही नहीं। तुम इसमें एनर्जी ऐसे नहीं लिखोगे हाफ एम बी स्क्वायर इज ईवी। ये कोर्स के बाहर इसलिए क्योंकि यहां पर फॉर्मूला लिखना चाहिए ये लगना चाहिए था फॉर्मूला। बोलो हाँ। यहां से वेलोसिटी निकलेगी। गॉट इट और नॉट? सो दिस इज आउट ऑफ योर कोर्स। लेकिन ये चीज मैंने बतानी थी, बता दी। क्योंकि गलती से कोई क्वेश्चन अगर आ जाए जहां पर तुम्हें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऐसे लगाना पड़े, तो अब तुम्हें पता है कि कैसे ऐसे लगाया जा सकता है। ये चीज हाफ एम बी स्क्वायर वाली जगह पे लगेगा। काइनेटिक एनर्जी जी नहीं लगाओगे, उसकी जगह यही कहोगे टोटल एनर्जी इज बेसिकली एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। नहीं कर रहा। सर ऊपर कर दो। एनीवे क्या बोल रहा है ये कह रहा है लाइट कैन डिटेक्ट इतने फोटॉन्स पर स्क्वायर मीटर पर सेकंड ऑफ ग्रीन लाइट इतना, while the ear can detect 10 watt as a power detector which is more sensitive and by watt factor। सेंसिटिव का मतलब है कम से कम चीज को डिटेक्ट कर ले। तो मैंने कहा भैया आंख डिटेक्ट कर रही है 5 इंटू 10⁴ पर स्क्वायर मीटर पर सेकंड। इतने फोटॉन्स, एनर्जी ऑफ वन फोटोन से मल्टीप्लाई कर दूं 12400 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 5000। हाँ या ना? इतना वॉट पर स्क्वायर मीटर था, तो ये भी वॉट में आ गया, वॉट पर स्क्वायर मीटर। हाँ या ना? इस एनर्जी को, इस E1 को कंपेयर करो E2 से। E2 आ गया 10। मुझे नहीं मालूम E1 की वैल्यू कितनी आ रही है, लेकिन मान लो E1 की वैल्यू आ रही होती 5 और E2 की वैल्यू आ रही होती 10, तो इसका मतलब तो हमारा I वुड बी अ बेटर पावर डिटेक्टर बाय अ फैक्टर ऑफ 2 बिकॉज इट कैन डिटेक्ट लेस एनर्जी ऑल्सो। समझ में आई बात या नहीं आई? अगर ये वैल्यू आ जाती 15 तो आई वुड से योर ईयर इज अ बेटर डिटेक्टर बिकॉज इट कैन डिटेक्ट लेस एनर्जी। हाँ या ना? by a factor of 10 by 15। got it or not? You are getting my point or not? Next। Yes. तो जिसका कम होगा वो ज्यादा सेंसिटिव होगा ना, मतलब। ऑब्वियसली मतलब ये तो कॉमन सेंस था, और मेरे को लग रहा है वहीं पे कॉमन सेंस जहां पे आता है तो वो तो होता ही नहीं है बच्चों में। बोलो हाँ। बताओ, तुम ज्यादा से कर रहे थे ना? If 5% of the energy supplied to a light bulb is radiated as visible light, how many visible quantas मतलब photons are emitted per second by 100 watt का bulb? Assume that the wavelength of all visible to be 500 नैनोमीटर। ये कह रहा है 100 वॉट के बल्ब का 5% लाइट में जा रहा है, तो 5/100 इतना वॉट लाइट में जा रहा है। नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन वुड बी 12400 डिवाइडेड बाय 5000 into 1.6 into 10⁻⁻19। These are the quantas per second। Next, हो गया? लिख लिया ना? क्या कह रहा है ये क्वेश्चन?
A photocell is operating in saturation mode with a photocurrent itna when monochromatic radiation of wavelength itna and power itna is incident. Power 1 watt करना है, इसे टाइपो था ये, तो 1 watt को लिख दिया. 1 is number of photons per second, number of photons per second into energy of 1 photon into energy of 1 photon. एक सिंह बोला क्या है, आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ने दो पहले. ये कह रहा है इतने पावर की एनर्जी और इतने वेवलेंथ की जब इंसिडेंट थी तो सैचुरेशन करंट इतना था. अनदर मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ इतना वेवलेंथ एंड इतना पावर जब इंसिडेंट थी तो मैक्सिमम वेलोसिटी दो टाइम इंक्रीज हो गई. मैक्सिमम वेलोसिटी 2 बार इंक्रीज हो गई तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई. काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई, हाँ या ना? तो मैंने ये कह दिया 12400 डिवाइडेड बाय 3000 माइनस वर्क फंक्शन से जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आई और दूसरे वाले में से जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आएगी वो आएगी 12400 अपॉन 1650 माइनस वर्क फंक्शन. सही है? तो काइनेटिक एनर्जी 2 इज 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी 1. इससे निकल जाएगा वर्क फंक्शन या नहीं निकल जाएगा? बोलो हाँ. Yes, sir. उसके बाद ये यहां से सोच लिया, ज्यादा फास्ट जाऊं तो बता देना. उसके बाद ये क्या कह रहा है यार, ये कह रहा है क्या कह रहा है भूल गया. ये कह रहा है 4.8 मिली एम्पियर करंट था और सैचुरेशन मोड था, मतलब जितने भी निकले सारे दूसरी प्लेट पे पहुंच गए, जितने भी निकले उतने पहुंच गए. तो मतलब ओके मैं ये कहूंगा 1 watt is number of photons per second into 12400 divided by 3000 into 1.6 into 10 की पावर माइनस 19. बोलो हाँ. सही है? इससे फोटोन्स पर सेकंड आया, उसको मल्टीप्लाइड कर दिया एफिशिएंसी से, इससे इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड आ गया, इससे इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड आया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया चार्ज से, तो ये करंट आ गया. सही है? तो ये सही है. ओके एफिशिएंसी दोनों में ये सेम बोल रहा है. तो दूसरे वाले में इक्वेशन क्या लिखेंगे? दूसरे में इक्वेशन बोलेंगे 5 watt इज नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड into 12400 divided by 1650 into 1.6 into 10 की पावर माइनस 19. ठीक है, ये हो गया. इससे नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड आए, उसको मल्टीप्लाई कर दिया एफिशिएंसी से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड आए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड आए, उसको मल्टीप्लाई कर दिया चार्ज से. इस पूरी चीज को मल्टीप्लाई कर दिया चार्ज से, ब्रैकेट होगा यहाँ पर ऑब्वियसली. तो ये नया करंट आ जाएगा, करंट न्यू आ जाएगा. सर इसका आंसर गलत आ रहा था. इससे गलत कैसे आ जाएगा? रुक जाओ, मैंने भी यही किया था. अरे रुक जाओगे बालक, 2.3 आ रहा था ना. एक सेकेंड. इससे करंट आएगा, इससे एफिशिएंसी, पहले वाले से एफिशिएंसी निकल के आएगी ना. तो दोनों का रेशियो ले लेंगे, सब कुछ कट जाएगा. सर एफिशिएंसी 2% आ रही थी. एफिशिएंसी 2%, इससे मतलब ये एफिशिएंसी की वैल्यू आ रही थी, वही सेम आ रही है, अलग आ रहा है तुम्हारा? हाँ एफिशिएंसी सेम आ रही थी. एफिशिएंसी सही आ रही थी और वो एफिशिएंसी सेकंड वाले में डाल दी, तो ये फोटोन्स पर सेकंड अलग है, ये 2 है, ये 1 है, ये ध्यान रखना, ये 2 है. फोटोन्स पर सेकंड ऑफ टाइप 2 बताए थोड़ी है तुम्हें. हाँ सर वो निकाले थे. और एफिशिएंसी जो पहले वाले में निकाली थी वो डाली थी. हाँ. दोनों का रेशियो लेके किया था मैंने. तो यार हो सकता है कि क्या बोलते हैं, मैं बता रहा हूँ कि रेशियो लेके क्यों मत करना, क्योंकि तुम हो सकता है गलती से फोटोन्स पर सेकंड को काट रहे हो. नहीं सर मैंने रेशियो नहीं लिया था. हाँ, रेशियो मत लेना.
जैसे इससे क्यों खा रहा हूँ? तो दोनों से सेम ही आना चाहिए, दोनों से सेम आना चाहिए, थोड़ी हो जाएगा कि अलग अलग तुम रेशियो लोगे या वैसे करोगे, तो दोनों से सेम आंसर आना चाहिए। जो मैंने किया इससे कर लो, पहले एक बार इससे ट्राई करो, इससे एफिशिएंसी निकाल लो, और जब ये एफिशिएंसी आ जाए वो यहाँ डाल दो, पहले ये निकालो फिर उस एफिशिएंसी को यहाँ डालो, और उससे हमारे पास करंट न्यू निकालो। ठीक है, आंसर क्या था बाय द वे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द सेल कितना था? ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द सेल 3 आ रहा था, 4133 नहीं सिर्फ 3 आ रहा था। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछ रहे हैं सर। अच्छा वेवलेंथ, सॉरी 4133। एंगस्ट्रॉम 4133 एंगस्ट्रॉम। इसका कितना आ रहा था सैचुरेशन करंट सेकंड वाले केस में? तो मेरा 13.3 मिली एम्पियर आ रहा था। मेरा भी 13.3 मिली एम्पियर आ रहा था। हाँ सर यही आ रहा था 13.3। तो पीछे आंसर ये नहीं है क्या, कुछ और है क्या? 48 है पीछे, बे यार पागल ना दिया। कुछ ऐसा ही था। एफिशिएंसी 2% थी। एफिशिएंसी 2% थी। ये कर लेना, ऐसे करना है जैसे मैंने किया है वैसे ही करना है, और दोनों तरीके से सेम आएगा। ठीक है, रेशियो भी ले लोगे तो कट थोड़ी जाए, कटने के बाद भी तो सेम ही आएगा। सर ये आई जो है, रुक जाओ ना यार, तुम तो ऐसे बोल रहे हो, मैं कैलकुलेट ही कर देता हूँ, इससे बढ़िया तो तुम कैलकुलेशन चाहते ही हो। यहाँ से फोटोन्स पर सेकंड निकालो, ये आ गया 3000 डिवाइडेड बाय 12400 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू एफिशिएंसी इंटू चार्ज, तो ये कट गया, इज इक्वल टू कितना करंट था 4.8 मिली एम्पियर, दैट इज 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 3। हाँ या ना? एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 2 गोले काट दिए मैंने, तो एफिशिएंसी आ गई 124/30 इंटू 4.8 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, कैलसी उठा लिया, 124 इंटू 4.8 डिवाइडेड बाय 30 डिवाइडेड बाय 1000, 0.019 आ रहा है, 0.019 आ रहा है एफिशिएंसी, ये होगा। तो 0.02 बोल दो, वैसे लिखना चाहो तो 2% बोल दो। 20 कैसे आ रहा है तुम्हारा? तुमने गलत कैलकुलेट किया है। अरे वो अच्छा 10 माइनस 3 से कैलकुलेट है। हाँ तो मिली 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 लगाना ही भूल गए करंट के अंदर। नहीं नहीं नहीं, वो वाला मिली जो पावर में था वो लगाया था। कौन सा पावर में मिली? ये वाला खा गए होगे ना, 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 3। और अच्छा, मैंने जो कटवाया था वो काटा नहीं होगा, हो सकता है हाँ हाँ वही वाला था। ये काटा नहीं। हाँ तो मेरा तो पर लेकिन ना आई सेम बताऊँ क्यों आ गया था, क्योंकि मैंने रेशियो ले लिया था। रेशियो ले लिया था इसलिए सही मांगा था, वरना तुम्हारा गलत आता एफिशिएंसी से करते तो। हाँ हाँ सर वही मैं कहता क्योंकि हाँ, आई सेम मैं आ कह रहा गया था भाई तुम हीरो बन रहे हो। था। सर आई तो तब भी सेम ही आया ना। क्या कह रहा है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ मेटेलिक सरफेस कॉरेस्पॉन्ड्स टू एनर्जी इतना, एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ रेडिएशन इंसिडेंट इज 5। द इंसिडेंट इज व्हाट? तो 5 ई ईवी, ये हो गया हमारा स्टॉपिंग, इज एच न्यू माइनस 6.2। हाँ या ना? ये कितना हो गया? 11.2। यार ये 11.2 कौन सा होता था? 2 से 1 का ट्रांजिशन होता था हाइड्रोजन में, याद करो। 10.6 कुछ होता था। हाँ या ना? वो किस में लाई करता था 10.6? अल्ट्रावायलेट में लाई करता था ना। वेवलेंथ निकाल लो यार, 12400 अपॉन 11.2 कितना आ रहा है ये? इतना एंगस्ट्रॉम 1107। 1107 1107 आ रहा है, एंगस्ट्रॉम में आ रहा है। तो ये आ गया 110 नैनोमीटर। 110 नैनोमीटर विजिबल में तो है नहीं, विजिबल से छोटी है। विजिबल से छोटी या तो एक्सरे होगी या अल्ट्रावायलेट होगी। अभी अभी एक्सरे पढ़ा के उठाऊं मैं। डन। और बोलो। ठीक है ठीक है। ऐसी होता है बेटा लाइफ। लाइफ रॉक्स, लाइफ रॉक्स। क्या? हाँ भाई, तो 13 करो ना। यस सर। हाँ ये वाला ना। क्या कह रहा है ये?
photoelectric effect supports quantum nature of light because photoelectric effect supports quantum nature of light because there is a minimum frequency below which no electrons are emitted. Yeah, that makes sense. Maximum kinetic energy depends only on the frequency of light, not on the intensity. That's right. Even when the metal surface is faintly illuminated, they leave immediately. That's right. Intensity से फर्क नहीं पड़ रहा है emission पे, numbers पे फर्क पड़ रहा है. Electric charge is quantized. How is this relevant to that? All the three options are correct. Next. सिर्फ बी दे रखा है. I know. तुम लोगों के डाउट कुछ ज्यादा नहीं है, इतना होने भी नहीं चाहिए थे. देखो इधर, क्या कह रहा है ये? When a monochromatic point source of light is at, ये point source है, is at a distance of 0.2 meter from a cell. The cutoff voltage and the saturation current are इतना. अच्छा जी, कट ऑफ वोल्टेज का क्या लॉजिक होता था? कट ऑफ वोल्टेज का होता था कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले को भी रोक दे. कट ऑफ वोल्टेज यही तो होता था, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले को भी रोक दे. तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को ये बोल देते थे चार्ज इनटू स्टॉपिंग. अब ये कह रहा है इफ द सेम सोर्स इज प्लेस्ड 0.6 मीटर अवे फ्रॉम द फोटो इलेक्ट्रिक सेल, कि सेम सोर्स है लेकिन ज्यादा दूरी पे रख दिया, इस बार 0.6 मीटर अवे रख दिया, 0.6 मीटर अवे रख दिया फ्रॉम द सेल. तो मैं ये कहूंगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तो उतनी ही रहेगी ना, फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल विल स्टिल बी 0.6 वोल्ट. दिस इज करेक्ट. अब क्या चीज फर्क पड़ जाएगी? इसकी पावर p है तो मैं कहूंगा p अपॉन 4 पाई 0.2 का स्क्वायर इनटू दिस एरिया दिस इज नंबर ऑफ दिस इज इंटेंसिटी. इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू number of photons, या it is equal to number of photons per second into energy of one photon. हाँ या ना? number of photons per second multiplied by efficiency will give you number of electrons per second. Number of electrons per second will give you current. So can I say your current will be proportional to 1 by 0.2 का square. Your current 1 will be proportional to 1 by 0.2 का square. And current 2 will be proportional to 1 by 0.6 का square. दोनों को डिवाइड कर दिया तो करंट वन कितना था भाई? 18 मिली एम्पियर. That was inversely proportional to 1 by 4. And नया करंट will be inversely proportional to 1 by 36. 2 मिली एम्पियर होगा. कोई ऑप्शन में है? ये हो गया. किस किस को पल्ले पड़ा है? हाँ सर. हो गया सर 1 मिनट लिखने दो. गाइस स्क्रॉल कर दिया यार. देखो बात सुनो और जरा ध्यान से सुनो और समझो मेरी बात. डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन इज इतना. यार डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन, डी ब्रोगली वेवलेंथ कौन सी वेवलेंथ होती थी? सोच के बताना जरा. डी ब्रोगली वेवलेंथ होती थी वेलोसिटी वाली होती थी, काइनेटिक एनर्जी वाली. हाँ या ना? काइनेटिक एनर्जी वाली. तो काइनेटिक एनर्जी वाली जो वेवलेंथ होती थी उसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन कैसे निकाल दे यार? थर्मल न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल दे टेम्परेचर के हिसाब से? यहां पर आधे बच्चे जानते हो क्या कर रहे थे? मैं बताता हूं आधे बच्चों ने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर. बोलो λ1 T1 इक्वल टू λ2 T2 लगाया है नालायक को? हाँ सर. लगाया है ना? ये बताओ लैम्डा टी कांस्टेंट कहां पे लगता था? सोचो जरा कहां पे लगता था? लैम्डा टी कांस्टेंट लगता था कि एक बॉडी है वो एनर्जी एमिट कर रही है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स टेम्परेचर. तो जो वेवलेंथ होता था उसमें लैम्डा थीटा इक्वल टू कांस्टेंट लगता था. और ये लैम्डा किसका होता था? फोटोन का होता था. ये डी ब्रोगली वेवलेंथ होती थी. अनपढ़ों की तरह कर रहे हो मतलब बिल्कुल ही मतलब. तुमने किया है ना ये? हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूं अनपढ़ों की तरह कर रहे हो. अब सुनो मेरी बात. ऐसे ये गलत है क्योंकि तुम वीन्स लॉ किस पे लगाते हो? और वीन्स लॉ लग रहा होता है लाइट के ऊपर कि जो फोटोन निकला
बॉडी के टेम्परेचर से, जैसे मेरे से फोटोन निकला वो इंफ्रारेड का निकल रहा है, हाँ या ना? यार समझ में आ रही है मेरी बात? और इसने कौन सी वेवलेंथ पूछी है? न्यूट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछी है। तो लाइट के फोटोन की वेवलेंथ थोड़ी पूछ रहा है कुछ, ये तो कह रहा है एक थर्मल न्यूट्रॉन है जिसका कुछ टेम्परेचर है, उस पे डी ब्रोगली वेवलेंथ इतनी है। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ थी काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन से रिलेटेड, हाँ या ना? अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन टेम्परेचर पर कैसे सोचूं? अब मैं भी नहीं सोच पा रहा, लेकिन मैंने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया और याद आया न्यूट्रॉन 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 न्यूट्रॉन, थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी, केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मोनो एटॉमिक गैसेस, हाफ के बीटी वाला। हाँ 3/2 केटी, 3/2 केटी, याद आ रहा है कुछ? हाँ सर। याद आया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। इसका मतलब हाँ इसने कह सर। दिया काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इफ काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज h अपॉन रूट 2m k, तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1/√t। तो तुम्हारा वीन्स लॉ वाला लगेगा भी नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि वीन्स लॉ से तुम्हारा फॉर्मूला बनेगा λ1 t1 इज λ2 t2, और इससे जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा λ1 इंटू रूट t1 इज λ2 इंटू रूट t2। t1 t2 ले लेना केल्विन में, डन हो जाएगा। नेक्स्ट। सर एक मिनट। हाँ भाई क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, दिखाओ जरा। ये कह रहा है इन द फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट अनोड पोटेंशियल इज प्लॉटेड अगेंस्ट प्लेट करंट। अच्छा जी, यार इनमें क्या होगा, इसमें बी और सी में इंटेंसिटी सेम है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, और ए और बी में फ्रीक्वेंसी सेम है, इंटेंसिटी अलग अलग है, हाँ या ना? यस सर। हो गई कहानी खत्म। बी और सी में इंटेंसिटी सेम इसलिए क्योंकि दोनों का सैचुरेशन करंट सेम है, और ए और बी में फ्रीक्वेंसी सेम क्यों है? क्योंकि दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। कहानी खत्म हो गई। ऑप्शन पता नहीं चला कौन सा है। बीसी में है इंटेंसिटी सेम, बीसी में इंटेंसिटी सेम, अच्छा बीसी, ठीक है। और A option. ए बी में फ्रीक्वेंसी सेम। ये ऑप्शन ए बी विल हैव डिफरेंट इंटेंसिटीज, बी सी विल हैव डिफरेंट। सही तो है, हाँ ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके गाइस क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो ऐसा है क्वेश्चन, मैं बताता हूं मैंने कैसे सोचा इस क्वेश्चन को। ये तो बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है, लेट अस सी कि मैंने कैसे सोचा। अ फोटोन मूव्स वर्टिकली अप, ये अर्थ है, एक फोटोन है, ये वर्टिकली अप गया इन अ रीजन विद ग्रेविटेशनल फील्ड जी डाउनवर्ड्स, ये ऊपर गया फोटोन। फ्रीक्वेंसी किसी इंस्टेंट पे मान लो μ0 है। आफ्टर इट हैज मूव्ड टू हाइट, स्मॉल h मत बोलो, इसे कैपिटल H बोल दो, कैपिटल H हाइट ऊपर चला गया तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी म्यू। ये पूछी है इसने μ0 के टर्म्स में। पहले तो ये समझ में आना चाहिए क्वेश्चन ये है, व्हेन अ फोटोन गोज फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, इट्स फ्रीक्वेंसी गोज फ्रॉम μ0 से म्यू, और हाइट h कैपिटल H चला गया। मुझे जब कुछ समझ में नहीं आता तो मैं क्या करता हूं, कहां भागता हूं भाई? मैं भागता हूं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरफ। कहां भागता हूं गाइस? जब कुछ पल्ले नहीं पड़ता कहां जाते हैं हम? बोलो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मैंने कहा लॉस इन एनर्जी इज गेन इन जीपी। अच्छा जी, तो लॉस इन एनर्जी लिखा h μ0 माइनस h म्यू इज गेन इन जीपी mgh, लिख दिया। लॉस इन एनर्जी ऑफ फोटोन इज गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता था? h न्यू। इसको लिखने के बाद मैंने इसके ऊपर गहन चिंतन किया, डीप मेडिटेशन, और उस मेडिटेशन के बाद मुझे समझ में आया कि ये क्या चीज लिख दी मैंने। किस किस को समझ में आया ये क्या लिख दिया मैंने? मास ऑफ फोटोन लिख दिया यार मैंने, मास ऑफ फोटोन।
अब समझ में नहीं आ रहा मास ऑफ फोटोन कैसे लिखूं, फिर दिमाग में आया जब कुछ नहीं समझ में आता तो ये लिख देते हैं। हाँ ये तो यूज किया था ना हमने, फोटोन पे लगाया था, फोटोन के मोमेंटम पे लगाया था, नहीं लगाया था ये चीज? किस किस को समझ में आया है? इससे समझ में आ गया mc स्क्वायर इज h न्यू। इतना सोचने के बाद मेरा दिमाग में ये आया कि यार ये मास तो कांस्टेंट नहीं है, दिस इज नॉट कांस्टेंट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऐसे लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो तो तब लगता जब मास कांस्टेंट है, क्योंकि मास तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, h न्यू बाय c स्क्वायर। किस किस को ये समझ में आया? एवरीबॉडी? यस सर। हाँ सर। क्योंकि ये चीज तो तब एप्लीकेबल होती है ना जब मास कांस्टेंट होता। मैंने कर तो दिया, जब कुछ समझ नहीं आ रहा था तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मार दो, लेकिन मारते ही हमें समझ में आया कि भाई मास तो लिखना पड़ेगा, मास लिखना पड़ेगा, वो तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट आ गया। इसका मतलब दिमाग में आया कि ऐसा करो कि जब ये चला गया x डिस्टेंस पे, यहां पे फ्रीक्वेंसी कह दो म्यू, उसके बाद कह दो x से x प्लस dx चला गया तो फ्रीक्वेंसी कह दो न्यू प्लस डी न्यू। हालांकि न्यू प्लस डी न्यू नहीं होगी, ये न्यू माइनस डी न्यू होगी। अब यहां से यहां के बीच में, यहां से यहां के 1 से 2 के बीच में क्या लिखूंगा? लॉस इन एनर्जी। लॉस इन एनर्जी हो जाएगा इनिशियल माइनस फाइनल इज गेन इन जीपी। गेन हो जाएगा mg dx। इस छोटे से dx पे मास को लिख सकता हूं कांस्टेंट h न्यू बाय c स्क्वायर इंटू जी dx। किस किस को ये पल्ले पड़ा? हाँ या ना? फिर से बोलूं? नहीं सर आ गया। यहां से यहां के बीच में मैंने कह दिया लॉस इन एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फोटोन, और वो लॉस का मतलब है इनिशियल माइनस फाइनल लिखूंगा, तो ये लिख दिया। इस गेन इन जीपी में mg dx लिख दिया, m को लिख दिया h न्यू बाय c स्क्वायर। इसको छोटे से पार्ट पे तो कांस्टेंट मान सकता हूं ना, h और h कट गया, इसीलिए मैंने स्मॉल h और कैपिटल H अलग अलग रखे, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने तो कंफ्यूज ही कर डाला था, समझ में ही नहीं आ रहा था हाइट h है या प्लैंक कांस्टेंट h है। हाँ या ना? बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर। उसके बाद इक्वेशन बनेगी, इस इक्वेशन को घूमते फिरते इधर पहुंच जाओ, ये पहुंच बन जाएगा माइनस डी न्यू बाय न्यू इज माइनस जी डी एक्स बाय सी स्क्वेयर। एक्स इक्वल टू 0 पे फ्रीक्वेंसी इज म्यू नॉट एंड h हाइट पे फ्रीक्वेंसी इज न्यू, तो न्यू बाय न्यू नॉट इज e की पावर माइनस जी एच बाय सी स्क्वायर। इंटीग्रेट करना जिसको नहीं आता भाई, 12वीं का अंत आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी नॉट e की पावर माइनस जी एच बाय सी स्क्वायर। ठीक है? उसकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है जो कि जीपी में जा रही है। ये कहीं टेक्निकली किसी थ्योरी में फिट नहीं हो रहा, अब तक जो मैंने जितना पढ़ाया उसमें कहीं फिट हुआ? ये नहीं हुआ ना, बस करना देख लो कि मैंने ऐसे कर दिया। तो क्वेश्चन को करना आना भी चाहिए, ऐसा कुछ करके कर देना। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। बाय बाय।